गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? मुझे देख और सुन पा रहे हैं सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब लोग देख सुन पा रहे हैं क्या? एक बार बता दें। यस सर, यस सर, देख और सुन पा रहे हैं। तो अनअकैडमी इज अ लाइव प्लेटफॉर्म वेयर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट्स। बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट चल रहे हैं। एंड आई एम सी ए मनोज शर्मा एंड आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 20 years now, teaching at various levels of CA, CS, CMA, and I'm here CA final. I'm a teacher here for CA final, SCMPE as well as AMA, आप जानते ही हैं। तो प्लीज हमारा एक टेलीग्राम चैनल है livedaily.me/CA final, उसको ज्वाइन कीजिएगा। livedaily.me/CA final इस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और अभी अभी हमने लास्ट मतलब अप्रैल मंथ में एक ड्रीम टीम बैच अनाउंस किया है। तो ड्रीम टीम बैच में हम ग्रुप 1 से 7th of April से और ग्रुप 2 5th of April से शुरू किए। इसको ड्रीम टीम बैच इसलिए बोल रहे हैं, दीज आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया हु आर टीचिंग ग्रुप 1। ये सारे एजुकेटर्स हैं जो क्या पढ़ा रहे हैं भाई, ग्रुप 1 पढ़ा रहे हैं। दीज आर द एजुकेटर्स हु आर टीचिंग ग्रुप 1 and these all are the educators who are teaching group 2, in which I am CA Manoj Sharma and I am teaching CA final, SCMPE as well as AMA। क्या पढ़ा रहे हैं भाई? SCMP और AMA पढ़ा रहे हैं। तो प्लीज बिकम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, प्लीज बिकम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। अपने दोस्तों यारों को बताएं कि इस बैच का पार्ट बने। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आप इस बैच का पार्ट बनते हैं तो यू हैव एन ऑप्शन कि 6 मंथ्स में आपको 7 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा एंड 12 मंथ्स में आपको 14 मंथ्स का, मतलब ऐसा बोल सकते हैं 12 मंथ्स का कॉस्ट ग्रुप 2 का 15,500 है, जस्ट 15,500 है। एंड दैट इज 1,300 रुपीज पर मंथ का कॉस्ट है। और उसमें भी आपको क्या 14 मंथ्स मिल जाएगा, तो रफली 1100-1200 रुपए के आसपास पर मंथ पड़ता है। एंड ऑल 4 सब्जेक्ट्स ऑफ ग्रुप 2। तो वैसे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन लेने के कई सारे बेनिफिट्स हैं, आप जानते ही हैं। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की क्लासेस अलग अलग हो सकती है, अनलिमिटेड एक्सेस है टॉप एजुकेटर्स की क्लासेस को, लाइव क्लासेस देखी जा सकती है, रिकॉर्डेड क्लासेस देखी जा सकती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, हाई क्वालिटी लो कॉस्ट कंसेप्ट है, रेगुलर क्विज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड नोट्स मिलते हैं। एंड ये सब्सक्रिप्शन एग्जैक्टली जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट जैसे आपका नेटफ्लिक्स का है, एग्जैक्टली वैसा सब्सक्रिप्शन है, अमेजोन प्राइम या नेटफ्लिक्स जैसा। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, जिस एजुकेटर की जब क्लास देखना चाहो तब देख सकते हो। तो प्लीज बिकम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Please hit the bell icon and let's crack your exam in the very first attempt from now on, that is 5th of July। एंड जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे याद रखिएगा CA मनोज ये प्रोमो कोड जरूर यूज करना है, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर अनअकैडमी CA फाइनल चैनल। चलो आज की क्लास चालू करते हैं। आज की क्लास चालू करते हैं हम लोग क्या से स्किल बेस्ड असेसमेंट पर अपन क्वेश्चंस देख रहे थे, स्किल बेस्ड असेसमेंट पर क्वेश्चंस देख रहे थे। तो लेट्स स्किल बेस्ड असेसमेंट में कहां तक क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग? कल मेरे हिसाब से कुछ होमवर्क दिया था, मैंने कुछ होमवर्क दिया था, बन गए क्या? क्या होमवर्क बन चुका है? यस और नो? ऐश्वर्या यस सर, प्रदीप होमवर्क सर, हाउ आर यू सर? फाइन, एकदम परफेक्टली फाइन। आज स्किल बेस्ड असेसमेंट में कल क्वेश्चन दिया था, कुछ इशू है क्या उसमें? कुछ इशू है क्या? किसी को कोई इशू है क्या? अगर इशू है तो बता दें। क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 तो इधर ही कर लिया था मैंने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर प्रॉफिट शेयरिंग बता दो सर। अच्छा ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रॉफिट शेयरिंग बता दे सर। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एक बार बता दो। ठीक है बता देता हूँ, सुन लेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, जरा जूम इन कर लेते हैं इसको, ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है? पहले जरा क्वेश्चन पर पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बता देता हूँ। वैसे प्रॉफिट शेयरिंग प्लान बेसिकली कंसेप्ट ये है कि जो एम्प्लॉइज है ये ग्रुप बोनस जैसा है। मैं अगर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान को बोलूं तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इज नथिंग बट ग्रुप बोनस देते हैं हम लोग। ग्रुप बोनस देते हैं जहां एम्प्लॉय को लगता है कि वो भी ओनर है, कंपनी का ओनर है।
तो अपन क्या करेंगे, जैसे ऐसा कुछ तो भी रहेगा कि अगर मेरे को टोटल प्रॉफिट में आया, टोटल प्रॉफिट एक पर्टिकुलर परसेंटेज के ऊपर आया, तो जितना भी ऊपर आएगा उसमें मैं आपको 10%, 20%, 50% जो भी प्रॉब्लम में बोला रहेगा उतना आपका ग्रुप बोनस आ जाएगा। मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जब प्रॉफिट आता है तो क्या एक एम्प्लॉय काम करता है कि कई सारे एम्प्लॉय काम करते हैं? पहले तो ये बता देंगे कि एक एम्प्लॉय काम करते हैं कि कई सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं? हाँ, मेनी एम्प्लॉयज। अगर कई सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं तो भाई जो बोनस आएगा वो सभी एम्प्लॉय का टोटल आएगा। जो भी बोनस आएगा या जो शेयर आएगा वो सभी एम्प्लॉय का टोटल आएगा। अब ये सभी एम्प्लॉय के टोटल को या तो उनमें कोई ऐसी नंबरिंग होगी, मतलब उनके कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से, स्किल के हिसाब से कुछ नंबर्स होगा, तो अपन नंबर के हिसाब से उनको बांट देंगे वो पैसा। और अगर कोई नंबर नहीं होगा, एम्प्लॉइज को कोई अगर नंबर नहीं होगा, तो ये गेन शेयरिंग वाला कंसेप्ट है कि अगर कोई नंबर्स नहीं होगा तो ये काम कर सकते हैं, उनकी सैलरी टू टोटल सैलरी के प्रोपोर्शन में बांट दो। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपए बोनस आया है, एक एग्जाम्पल 100 रुपीज अगर कमा रहे हैं, 100 रुपीज कमा रहे हैं और किसी एक एम्प्लॉय की सैलरी सपोज कुछ तो है से 2000 है आउट ऑफ टोटल सैलरी ऑफ 25,000, तो ये 100 रुपीज इंटू 2/25,000, 2000 डिवाइड बाई 25,000 इस प्रपोर्शन में आपने बांट लेनी चाहिए, मतलब प्रोपोर्शनेट करनी होगी। अब क्वेश्चन में क्या दिया है वो देख लेते हैं अपन, आ जाइए। हाँ, रेशो, हाँ जी, रेशो में कई सारे रेशो में बांट देंगे। तो कोना प्राइसेस सॉल्यूशन सीपीएस मैन्युफैक्चर्स स्विच गियर्स एंड स्पेसिफिकली डिजाइन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड व्हिच आर सोल्ड टू कस्टमर थ्रू वाइड स्प्रेड रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क अक्रॉस द कंपनी। तो हम लोग क्या बनाते हैं, स्विच गियर्स बनाते हैं और वो कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अक्रॉस नेशन क्या किए जाते हैं, सेल किए जाते हैं। CPS enjoys the high reputation among the stakeholders, specifically worker। CPS का भाई अच्छी रेपुटेशन है और काय के अगेंस्ट स्पेसिफिकली वर्कर्स में अच्छी रेपुटेशन है। The attrition rate of CPS is relatively lower। attrition मतलब बेसिकली जिसको अपन बोलेंगे वर्कर छोड़ करके नहीं जाते हैं। टर्नओवर रेट, लेबर टर्नओवर रेट लो है। attrition का मतलब है लेबर टर्नओवर, तो लेबर टर्नओवर attrition rate of CPS is relatively lower than other player in the industry। Reason for low attrition rate is employee friendly policies। हमारी policies employee friendly है, specifically in regard to sharing of profit and employee participation in decision making। Kona Precision Solution applied a profit sharing plan, gain sharing plan around 3 years ago। तो 3 साल पहले अपन ने एक प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इंप्लीमेंट किया है और इसलिए हमारा रेपुटेशन वर्कर के अगेंस्ट के अमंग्स अच्छा भी है। हाँ जी, गुड इवनिंग फैयाज, गुड इवनिंग बेटा। कल गायब था, राहुल भी गायब था, कल फैयाज भी नहीं था। कहाँ थे रे कल राहुल? कल कहाँ था यार? ये वाली क्लास में गायब था राहुल। फैयाज भी नहीं था शायद। अच्छा, कल प्रेजेंट था राहुल। कल लोग कम थे, कल लोग कम थे मेरे हिसाब से, कल लोग बाग कम थे, पता नहीं क्या कर रहे थे, बट हाँ यस था सर। चलो ठीक है, प्रदीप ने सपोर्ट कर दिया तो राहुल भी था, फैयाज भी था, मान लेते अपन थे, ठीक है, कोई नहीं। द टर्म्स ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग प्लान ऑफ सीपीएस कैन बी रेड एज फॉलोज। जो 3 साल पहले प्लान बनाया वो उसके टर्म्स जरा ध्यान से पढ़िएगा, ये टर्म्स पे ही सारे कैलकुलेशंस होंगे मेरे हिसाब से। The CPS will be responsible to make available the profit share pool which will be equivalent to minimum of following 3 limits। निम्नलिखित 3 चीजों में से जो मिनिमम रहेगा वो अपना क्या रहेगा, प्रॉफिट पूल रहेगा। प्रॉफिट पूल कैसे निकालना है, तो जो नीचे 3 चीजें दिए हैं वो, हाँ जी, कैलकुलेशन लल्लू है सर, ओके ठीक है भाई। अगर कैलकुलेशन जो भी है अब बताने तो होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग के कैलकुलेशन तो एकदम 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेस ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट। ठीक है, 30% ऑफ क्या निकालना है, ईबीटी निकालना है, टू द एक्सटेंट इट इज एक्सेस ऑफ द मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट, और 70.75% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू या फिर 2.5 करोड़। तो तीनों चीजों में से जो कम रहेगा वो नीचे minimum acceptable target profit margin will be equivalent to average of last 3 years net operating profit of the industry।
ठीक है, तो मिनिमम टारगेट कितना, 3 साल का एवरेज लेना है, मिनिमम टारगेट प्रॉफिट मार्जिन कितनी लेनी है, 3 साल का एवरेज लेना है, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एवरेज लेना है। द इंडिविजुअल एम्प्लॉय विच विल बी पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट शेयर पूल इन प्रपोर्शन टू रेशो, देखो इंडिविजुअल एम्प्लॉय का कैसे निकालना है वो भी दिया हुआ है। इंडिविजुअल एम्प्लॉय का जब कैलकुलेट करना है तो इन प्रपोर्शन टू रेशो ऑफ एम्प्लॉय सैलरी टू टोटल सैलरी। तो इंडिविजुअल पहले पूल निकाल लो, टोटल पूल निकाल लो ऊपर की 3 कंडीशन से, और ऊपर की 3 कंडीशन से पूल निकालने के बाद अगली चीज क्या करनी है अपने को, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है कि क्या करना है, एम्प्लॉय सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी करके इंडिविजुअल बंदे का अपन क्या निकाल लेंगे, से शेयर निकाल लेंगे। चलो देखते हैं। यस, चलो फटाफट ध्यान दो सभी लोग। अरे क्या बात है, आज तो दीपांशु भी आया है। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, बीच में गायब हो गए थे। सर सॉरी टू डिस्टर्ब योर क्लास, पर्ट सीपीएम का जो जून 5 का क्लास यूट्यूब पे नहीं है सर, हुआ ना भाई, क्या कब का, 5 जून का क्लास यूट्यूब पे नहीं है। 5 जून सैटरडे था क्या, चेक करो तो, 5 जून सैटरडे था क्या, 5 जून सैटरडे है क्या, यस सैटरडे, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा। वो 12:30 बजे उस दिन सैटरडे को 12:50, क्या नाम है, निशा 12:30 बजे क्लास हुआ था सैटरडे को काइपर अनअकैडमी ऐप पर, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। पर्ट सीपीएम का जो क्लास है वो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, वो उस दिन 12:30 बजे क्लास हुई थी सैटरडे को 5 जून को, वो यहाँ मॉर्निंग 12:30 क्लास हुआ था, तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू, ओके निशान, ओके चलो ध्यान दो अब, हाँ जी ध्यान दो। हाँ, तो हम काय पर बात कर रहे थे, तो मिनिमम, हाँ जी, एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर इज गिवन, सीपीएस अर्निंग बिफोर टैक्स 40 करोड़ है, ईबीटी कितना है 40 करोड़, 40 करोड़ का क्या निकालो, 30% निकालो, 40 करोड़ का 30% निकालो जल्दी से, ऊपर बोला हुआ अर्निंग बिफोर टैक्स, तो पहला वाला चीज ऐसा निकाल सकते हैं 40 करोड़ इंटू 30% निकाल लो भाई, पहले वाला चीज 12 करोड़, 12 करोड़ करेक्ट, 12 करोड़, 12 करोड़ में से माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट। नेट ऑपरेटिंग एसेट एम्प्लॉयड 120 करोड़, ड्यूरिंग द ईयर सीपीएस रिकॉर्डेड द रेवेन्यू ऑफ 360 करोड़, total relevant payment of the salary for is 42 crore, industry average last year is net operating profit rate is 8% of net operating asset, 120 करोड़ का 8% निकालो, 120 करोड़ का 8% निकालो। सर हमारे लाइट का बहुत झामल है, कोई बात नहीं, तैयार रहे, लाइट जा रही है तो मैं पहले ऑप्शन में मैं निकालता हूं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट पूल कैलकुलेट कर लेता हूं। प्रॉफिट पूल में फर्स्ट चीज अपना निकालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या निकालना है, प्रॉफिट पूल इज इक्वल टू क्या करना है हमको, से ऐसा बोल सकते हैं 40 करोड़ का कितना 30%, मतलब ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स इनटू 30% माइनस जो एसेट आपको दी हुई है, एसेट जितना भी एसेट, नेट ऑपरेटिंग एसेट इनटू 8%, नेट ऑपरेटिंग एसेट इनटू 120 करोड़ इनटू 8% करो तो निकालो तो कितना, तो ये आ गया 12 करोड़ माइनस 9.6 करोड़, मतलब मेरा कैलकुलेशन 2 पर। प्रॉफिट पूल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यस करेक्ट, प्रॉफिट पूल मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल, जो एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो, जो ये आ गया 2.4 करोड़। देखो एक पहला ऑप्शन 2.4 करोड़ आया, 3 में से मिनिमम लेना है, तो ऑप्शन जो पहला दिया हुआ है प्रॉफिट पूल, अगर अपन बोल रहे हैं तो फर्स्ट प्रॉफिट पूल जो पहली कंडीशन दी है कि 30% ऑफ ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स का 30% माइनस एक्सेस ऑफ एवरेज इंडस्ट्री प्रॉफिट का एक्सेस जितना रहेगा वो देंगे, तो 2.4 करोड़ आ गया। मैं ये वाली कंडीशन फिर से पढ़कर सुना देता हूं कि क्या बोल रहा है, देख लीजिए। 30% ऑफ ईबीटी लेना बोला,
टू द एक्सटेंट एक्सेस, इसीलिए माइनस किया, ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट। तो ऐसा बोल सकते हैं 30% ऑफ ईबीटी माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट, ऐसे निकालना था अपने को पूल, बराबर। मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट नीचे बोला हुआ है, मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट विल बी इक्विवेलेंट टू एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री ग्रुप। तो 3 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना, और 3 साल का एवरेज प्रॉफिट 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट है बोला हुआ है, तो अपन ने वो 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ले लिया, 8%। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई कि फर्स्ट वाला कैलकुलेशन कैसे किया? क्या ये बात सभी लोगों को समझ आ गई है? यस सर। कीर्ति से यस सर, ऐश्वर्या यस सर, प्रदीप यस सर, मानसी यस सर, प्राची यस सर, राहुल यस सर, फैयाज यस सर एंड सो ऑन यस सर, बाकी लोग भी यस सर। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला कंसेप्ट ध्यान दो। हाँ यस सर, सिमरिया यस सर बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट चीज ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है। दूसरी कंडीशन पर देखो, दूसरी कंडीशन देखो, 0.75% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर। जीटीओ कितना है अपना, ग्रॉस टर्नओवर कितना है? 360 करोड़ का है, रेवेन्यू रिकॉर्डेड 360 करोड़, उसका 0.75% निकालो। चलो सेकंड पार्ट कैलकुलेट करते हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड चीज बोला हुआ है पॉइंट प्रॉफिट इज इक्वल टू, कैसे निकालना है? प्रॉफिट इज इक्वल टू 0.75% ऑफ 360 करोड़, 360 करोड़, ये आ जाएगा 2.7 करोड़, बराबर। सेकंड चीज निकाल दी 2.7 करोड़। अच्छा, थर्ड चीज और एक बोला हुआ है, पूल, एसेट पूल, इनमें से तीनों में से मिनिमम ऑफ 3 लेना है। कितना? एब्सोल्यूट टर्म्स में 2.5 करोड़ बोल रहा है। एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना बोल रहा है? थर्ड पार्ट बोल रहा है प्रॉफिट पूल इज इक्वल टू 2.5 करोड़। ये जो तीनों निकले हैं इसमें से जो मिनिमम है, मिनिमम कौन सा वाला है? मिनिमम कौन सा वाला है? 2.5 करोड़ मिनिमम है क्या? therefore profit pool is equal to 2.4 crore, minimum of above 3, minimum of above 3, जो तीनों ऊपर निकाले उसमें से मिनिमम। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? एकदम सिंपल समझ में आ गई क्या? यस और नो? हाँ, आसान था ये तो, कैलकुलेशन बहुत आसान था। परफेक्ट सर, बहुत अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया सर, जम गया सर। ठीक है, हाँ, एक्सप्लेन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टूल ग्रुप इंसेंटिव प्लान। एक्चुअली ऐसा कहीं प्रॉफिट शेयरिंग प्लान या गेन शेयरिंग प्लान, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट कर एक कंसेप्ट है आपके इसमें, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग प्लान करके ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ये वाला चीज आपने इंटर लेवल पर पढ़ा है। ये वाली चीज कहाँ पढ़ी हुई है? इंटर लेवल पे पढ़ी है। इंटर लेवल में हमने ये पढ़ा था कि कई बार लेबर को अपन क्या देते हैं? ग्रुप इंसेंटिव देते हैं। हम लोग लेबर को क्या देते हैं? ग्रुप इंसेंटिव। तो ये देखो मैं मार्क कर रहा हूं कि प्रॉफिट शेयरिंग कुछ नहीं, ग्रुप इंसेंटिव स्कीम है। तो ग्रुप इंसेंटिव मतलब सभी लेबर को मिलाकर के उनको एज अ ओनर की फीलिंग आती है कि अगर मैं प्रोडक्ट ज्यादा बनाकर दूंगा तो मैं एक प्रॉफिट का पूल बनाता हूं। प्रॉफिट क्या बनाते हैं अपन इसमें? हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें अपन क्या करते हैं? एक प्रॉफिट पूल बनाते हैं, और वो प्रॉफिट पूल में अपन एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके साथ शेयर करते हैं? एम्प्लॉइज के साथ शेयर करते हैं। तो उनको ऐसा पार्टिसिपेटिव इमोशन आता है कि भाई हमारा भी कुछ पार्टिसिपेशन है बिजनेस में। ये लगता नहीं आएगा, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो, बट हमको करना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पार्टिसिपेंट से जो अपन सैलरी जितनी देते हैं, तो हमारा तरीका कुछ ऐसा रहता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में। कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हो तो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में तरीका ऐसा रहता है कि एक प्रॉफिट पूल बनाया जाता है। प्रॉफिट पूल इनटू या तो कई बार क्या रहेगा? प्री डिटरमाइंड परसेंटेज। प्री डिटरमाइंड परसेंटेज हर एम्प्लॉय को मिल जाएगा, इक्वल बांट देंगे। परसेंटेज डिसाइड रहता है कि प्रॉफिट पूल में से भाई जैसे 2.4 करोड़ का प्रॉफिट पूल है, 10 एम्प्लॉय है तो सबको 10-10% दे देंगे। तो सबको 10-10% दे देंगे मतलब सबको इक्वली मिल जाएगा। एक तरीका ये रहता है। और प्रॉफिट शेयरिंग अगर ऐसा नहीं करोगे तो दूसरा तरीका रहेगा कि प्रॉफिट पूल, जो भी आपका प्रॉफिट पूल आया
मल्टीप्लाइड बाय सैलरी डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी, जैसा कि इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है। इस प्रॉब्लम में बोला है कि इस तरीके से बांटना है। ये वाला तरीका इस प्रॉब्लम में बोला हुआ है कि आपको प्रॉफिट पूल को कैसे पार्टिसिपेट, जो भी एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन रहेगा वो कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे प्रॉफिट पूल आपका आया 2.4 करोड़, एक आधे एम्प्लॉय का दिया होगा सैलरी, और टोटल सैलरी तो 42 करोड़ दी हुई है। 42 करोड़ का टोटल सैलरी दिया हुआ है, चेक कर लो, देखो 42 करोड़ का टोटल रेलेवेंट पेमेंट ऑफ सैलरी दिया हुआ है, और एक की किसी की सैलरी है, देखो विनीत शुक्ला की सैलरी दी हुई है। थर्ड पार्ट में देखो, मिस्टर विनीत शुक्ला हु इज वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ सीपीएस and eligible to participate in the profit sharing plan, if his annual salary is 36 lakh then compute his profit share। तो चलो विनीत शुक्ला की कैलकुलेट कर ही देते हैं, विनीत शुक्ला की कैलकुलेट कर ही देते हैं। तो यहाँ पर 42 करोड़ 0.36 36 लाख कैलकुलेट करो। विनीत शुक्ला की सैलरी में पूल कितना, उसको कितना मिलेगा, प्रॉफिट शेयर कितना मिलेगा, कैलकुलेट करो जल्दी से। प्रॉफिट शेयर ऑफ विनीत शुक्ला कितना मिल रहा है, कैलकुलेट किया आपने 2.4 करोड़, तो उसको 240 लाख ले लेना, 240 लाख ले लेना, 2.4 करोड़ को 240 ले लेना, लैक्स में अगर कैलकुलेट करते हो तो उसको 240 ले लेना भाई। 240 करोड़ 240 लाख डिवाइडेड बाय 42 लाख इंटू 0.36 आ गया 2,05,000 कुछ आ रहा है। पेड या अक्रूड सैलरी अलग दिया हो तो टोटल लेना है। हाँ जी, पेड या अक्रूड सैलरी अलग दिया हो तो वो भी ऐड करनी है, वो भी ऐड करनी है। करेक्ट बोल रहे हैं प्राची, करेक्ट। 2,05,714 इतना उसको किसको, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया, ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। तो प्रॉफिट शेयरिंग में इस तरीके से अपन प्रॉफिट क्या करते हैं, शेयर करते हैं। एक चीज, अच्छा और भी कुछ बोला भाई क्या? हाँ, फर्स्ट पार्ट का आंसर अपन कहाँ तक, हाँ जी यहाँ तक कर चुके थे। सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग कंसेप्ट आपको समझाना था, वो कैलकुलेट कर दिया है मैंने। हाँ जी, तो प्रॉफिट शेयर प्लान मस्ट बी बूस्ट मोटिवेशन। एम्प्लॉय को क्या करते हैं ये प्लान्स, ऐसे अगर प्लान रहेंगे तो ऑब्वियस बात है ये मोटिवेशन इंसेंटिव का तरीका है। ये कौन सा तरीका है, इंसेंटिव का तरीका है जो अपन किसको देते हैं। और यहाँ पर अगर अपन एम्प्लॉय को एक और भी चीज ऑप्शन हो सकता है, मतलब ये जो प्रॉफिट बढ़ा है हमारा, ये प्रॉफिट बढ़ा है, ये ऑटोमेटिकली एक चीज है कि एम्प्लॉय खुद, क्योंकि उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज मिलेगा तो क्या आप अपनी कॉस्ट कट डाउन करने की कोशिश नहीं करोगे? मुझे बताइए, क्या आप कॉस्ट कट डाउन करने की कोशिश करोगे कि नहीं करोगे? यस और नो? अगर आपको प्रॉफिट में परसेंटेज मिल रहा है तो यू विल बी ऑलवेज टेम्प्टेड टू इंक्रीज प्रॉफिट। तो इंक्रीज प्रॉफिट मतलब आप छोटी छोटी सेविंग्स करने की कोशिश करोगे, हर जगह जहां सेव हो सकता है वहां सेव करने की, क्योंकि आपको भी प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है। तो ऑटोमेटिकली काइजन कॉस्टिंग एम्प्लॉइज क्या करने लग जाते हैं, इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं, ऐसा बोल रहा है। हाँ, मतलब काइजन, करेक्ट। बट प्रॉफिट पूल इज पार्ट ऑफ टोटल प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। यस, बराबर है। लेकिन फैयाज, अगर टोटल प्रॉफिट इंक्रीज होता है, प्रॉफिट पूल टोटल प्रॉफिट का पार्ट है, मान लिया मैंने, लेकिन अगर टोटल प्रॉफिट इंक्रीज होता है तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय को भी तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा ना यार। यस और नो फैयाज? अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है तो एम्प्लॉय का को भी शेयर बढ़ता है। तो ऑलवेज एम्प्लॉय विल ट्राई कि भैया जहां जहां काइजन कॉस्टिंग अप्लाई करके कॉस्ट को कट डाउन किया जा सकता है, स्मॉल सेविंग की जा सकती है, वहां पर की जाए। तो ये हो गया। बाकी तो मैंने ये सेकंड पार्ट तो मैंने सॉल्व कर ही दिया है, आपके देख लो, चेक कर लो सब लोग। देखो 2.4 करोड़ आया। सर एससीएमपी के कंप्लीट लिए पहले से आपके लेक्चर देखने हो तो क्या कहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं? मींस कोई कट ऑफ डेट बता सकते हैं क्या सर? 13 अप्रैल से शुरू कर दो भाई, 13 अप्रैल से शुरू कर दो। डिसीजन मेकिंग की क्लास देखो, ट्रांसफर प्राइसिंग देखो, प्राइसिंग डिसीजन देखो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग देखो, और उसके बाद ये केस स्टडी की क्लासेस देखो। जो यहाँ पर केस स्टडी, मोस्टली मैंने जो केस स्टडी क्लासेस ली है वो कहाँ पर ली है? अनअकैडमी ऐप पर ही ली है। तो केस स्टडी की क्लासेस आपको ऐप पर मिलेगी।
हाँ 13 अप्रैल द बेस्ट डे एवर, बराबर, वहां से शुरू करो भाई, बराबर है। यस प्राची आई नो, 13 अप्रैल बेस्ट डे। हाँ जी, ध्यान दी। ओके, तो नेक्स्ट 2.7 करोड़, 2.7 करोड़ निकल आया या फिर 2.5 करोड़, ये बात अपन निकाल चुके हैं। विनीत शुक्ला जी का अपन 2,05,714 निकाल चुके हैं। 3 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं ऑलरेडी इस केस स्टडी को पढ़ते पढ़ते ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है वो, लास्ट क्वेश्चन देख लो, वो भी शायद फर्स्ट पार्ट का ही रिप्लिकेशन ही है मेरे हिसाब से, बट क्या बोल रहा है देख लो, फोर्थ पार्ट। हाँ जी, बोल रहा है synthesizes profit sharing plan of CPS in order to highlight major limitation। प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के आपको क्या बोल रहा है, लिमिटेशंस बताने को बोल रहा है। क्या बोल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान के लिमिटेशंस बताने को बोल रहा है ना। प्रॉफिट शेयरिंग एक कौन सा प्लान है, यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि ये ग्रुप इंसेंटिव है, और ग्रुप में जब बातें रहती है तो हर आदमी अपने आप को है ना सुपीरियर मानता है या बाकी लोग, सबको लगता है मेरे एफर्ट के वजह से प्रॉफिट आया, बाकी लोग तो टाइम पास कर रहे थे। यस और नो, यस और नो, ऐसा रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ या ना? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में यस सर, बराबर बात है सर, यस सर। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में जब ग्रुप में लोग काम करते हैं तो एवरीबडी थिंक कि ही और शी इज डूइंग द एंटायर वर्क एंड रेस्ट एवरीबडी इज, बाकी लोग तो सब टाइम पास कर रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा है तो यहाँ पर भी आपको यहाँ ये ग्रुप इंसेंटिव अरेंजमेंट है, तो ईच मेंबर ऑफ ग्रुप विल पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट शेयरिंग पूल इन रेशो ऑफ आइदर स्कोर, या तो यहाँ पर क्या रहता है स्कोर, कि उसने कितना स्कोर किया उसके रेशो में मिल जाएगा, स्कोर बाय हिम और हर रेफरेंस टू टोटल स्कोर। तो जैसे इस गिवन प्रॉब्लम में सैलरी के हिसाब से था, कहीं कहीं पर ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉइज को पॉइंट देंगे कि भाई आपने टाइम बचाया तो इतने पॉइंट मिलेंगे, आप टाइम पर आए तो इतने पॉइंट मिलेंगे, आपने लंच स्किप किया और काम किया तो इतने पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसा कई बार ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या रहता है, ऐसा स्कोर वाला कंसेप्ट रहता है। एम्प्लॉइज में क्या आपस में कॉम्पिटिटिवनेस लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्कोर देते हैं। तो भाई ऐसा भी कर, इंडिविजुअल स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल स्कोर, जो आपका स्कोर आएगा उस परसेंटेज में आपको क्या बांट दिया जाएगा, उस परसेंटेज में आपको प्रॉफिट बांट दिया जाएगा। तो ये एक तरीका यूज कर सकते हैं हम लोग, अंडर परफॉर्मिंग गेटिंग शेयर डिस्पाइट ऑफ। तो कई बार अब वो स्कोर के हिसाब से फिर ऑटोमेटिकली क्या रहता है भाई, लोगों को एक्सेप्टेबल या नॉट, किसी को कम मिलेगा किसी को ज्यादा मिलेगा, तो वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि दे हैव परफॉर्म्ड वेल। तो ये एक लिमिटेशन हो सकती है काय की प्रॉफिट शेयरिंग की, कि जहां पर एम्प्लॉइज को ये लगे कि भाई हमको कम दिया जा रहा है और किसी को ज्यादा दिया जा रहा है, तो हम उस चीज में एक स्कोर मॉडल डाल सकते हैं या सैलरी वाला मॉडल डाल सकते हैं। खैर ये वाला पार्ट, hence major limited due to inherent nature of it। तो नेचर में ये है कि किसी को कम मिल सकता है किसी को ज्यादा मिल सकता है, ये नेचर में ही काय के प्रॉफिट शेयरिंग में, इसलिए कम। अच्छा अगली केस स्टडी में कोई इशू है क्या? केस स्टडी नंबर 6 में कोई इशू है क्या? 4 हो गई, 5 में कोई इशू है क्या? 5 काय पे थी भाई? थी बाय द वे जेआईटी पे थी। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, जेआईटी का आ सकता है सर। 2% का बता दो। अच्छा 2% काय का कैरिंग कॉस्ट दिया होगा 2%, वो कॉस्ट पर यूनिट पे लगा देने का। कैरिंग कॉस्ट नो सर, साक्षी सेज नो सर। बाकी और किसी को प्रॉब्लम? किए क्या रे? क्वेश्चन नंबर 5 किए क्या? पहली बात तो किए क्या? सभी लोगों ने किया क्या? क्वेश्चन नंबर 5 किया क्या? यस सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर भैया, यस सर, डन सर, डन सर। अच्छा तो सिर्फ 2% वाला बता देता हूँ, नहीं पढ़ा सर, प्राची ने पढ़ा ही नहीं। लो मैं सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बता देता हूँ, एक केस स्टडी पढ़कर कैलकुलेशन पार्ट बता देता हूँ कि कैसे करना था। बट एवरेज नहीं होगा सर, नहीं एवरेज नहीं होगा, जो भी आपकी कॉस्ट पर यूनिट रहेगा उस पे लगाएंगे अपन। सिंपल, कैरिंग कॉस्ट हमेशा कॉस्ट पर यूनिट पे लगाई जाती है। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? मेरे को ऐसा लग रहा है द लिस्ट प्राइस ऑफ ईच यूनिट इज 4000, तो ये 4000 पे 2% लगाना है, ये 4000 पे 2% लगाना है। बट मैं पढ़कर ऑडिट कर लेता, पूरा सॉल्व वॉल्व करते नहीं बैठता, सिंपल है। जेआईटी और जेआईटी परचेस है, सिंपल है, मैं पढ़ देता हूँ, 10 मिनट में कर लेते हैं इस चीज को। तो फिर आगे अगला वाला क्वेश्चन करते हैं।
Delight Engineering Solution. Delight Engineering Solution is manufacturing product from use of single raw material. The two major department operation in Delight Engineering Solution are purchase and production. DES is facing high competition due to large number of competitor in market and demand of is fluctuating. Therefore, high storage cost is prime cause of low financial performance. DES company decides to move from traditional system to JIT. तो भाई अपना प्रोडक्शन और परचेज दो डिपार्टमेंट है और अपन ट्रेडिशनल से काय में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, ट्रेडिशनल से अपन कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, काय पर से जीआईटी पर कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, तो ये जीआईटी का बेसिकली प्रॉब्लम है। फिर बोल रहा है फ्रॉम एंड स्टोर परचेस एंड स्टोर फॉलोइंग डेटा इज कलेक्टेड। एनुअल कंजम्पशन 1800 का है, ए अपने को पता है, ए अपने को पता है, एनुअल कंजम्पशन अपने को पता है 1800, लिस्ट प्राइस 4000, कॉस्ट पर यूनिट 4000 दी हुई है। द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर इज 2000, ऑर्डरिंग कॉस्ट पता है, एंड कैरिंग 1 यूनिट फॉर द ईयर इज 2%, कैरिंग कॉस्ट 2% पता है। कंपनी प्रेजेंटली यूज ईओक्यू मॉडल, तो सबसे पहले ईओक्यू कैलकुलेट करना होगा। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? √2AO अपॉन सी। तो √2AO अपॉन सी उसने फॉर्मूला कहीं लगाया होगा, देखो चेक कर लो, यहाँ पर मैं सिर्फ ऑडिट करा दे रहा हूँ। देखो √2AO अपॉन सी फॉर्मूला लगाया उसने, √2 इंटू एनुअल कंजम्पशन 1800, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 और कैरिंग कॉस्ट ये 80 रुपीज, 4000 का 2%, 4000 का 2%, 80 रुपीज। प्रदीप 80 रुपीज कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए 4000 का 2% लगा दिया। प्रदीप समझा क्या बेटा? ये चीज समझ गई क्या प्रदीप? गया दिखता प्रदीप। एनीवे, हाँ जी ठीक है, हाँ सर चलो। अगर ये कैलकुलेट करोगे तो आपका ईओक्यू आ जाएगा 300, मतलब एक बार में हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं 300 यूनिट्स ऑर्डर करेंगे। ईओक्यू कैलकुलेट कर दिया मैंने, फर्स्ट पार्ट कैलकुलेट कर दिया। चलो नेक्स्ट 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 क्या बोल रहा है जल्दी से? हाँ जी, परचेस मैनेजर फर्दर एस्टिमेट दैट, अभी अपन ईओक्यू मॉडल पे है, करंट सिचुएशन है कि हमारा ईओक्यू मॉडल पे अपन काम कर रहे हैं। अब अपन शायद ईओक्यू मॉडल से काय पे जाएंगे? जेआईटी पर जाएंगे। परचेस मैनेजर एस्टिमेट दैट इन जेआईटी सिस्टम द इन्वेंटरी is implemented, ordering cost will increase by 50% of the current level। तो अभी की ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लो, अभी की ऑर्डरिंग कॉस्ट, साल का रिक्वायरमेंट कितना रहता है? बाय द वे साल का रिक्वायरमेंट कितना रहता है बोलो तो जल्दी जल्दी, कैलकुलेटर लो मेरे साथ। साल का रिक्वायरमेंट कितना रहता है? 1800 बराबर। एक बार में कितना ऑर्डर करते हो? एक बार में कितना ऑर्डर करते हो? 300 डिवाइड बाय 300 करो तो 6 ऑर्डर देने पड़ेंगे, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट 2000 है, तो मतलब अभी की ऑर्डरिंग कॉस्ट आ रही होगी 12000। अभी की ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? 12000 आ रही है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 12000, यस 12000 आ रही है। बाद में कितना बोल रहा है वो? परचेसिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 50%। 50% से बढ़ा दो, मतलब अगर जेआईटी यूज करोगे तो 18000 लग जाएगा। जेआईटी यूज करोगे तो 18000, अभी 12000 लग रहा है। बाद में अगर जेआईटी यूज करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग जाएगा? 18000। तो चलो ये 12 और ये 18 अपन ने निकाल के रख दिए, 12 और 18 निकाल कर रख दिए। करेक्ट 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 करेक्ट, हाँ जी। Whereas the carrying cost can be avoided up to 90%। ये हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट की। कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेटर पे हाफ ऑफ ईओक्यू इनटू सी, तो हाफ ऑफ 300 डिवाइडेड बाय 2 इनटू सी इज 80 रुपीज। 300 डिवाइडेड बाय 2 इनटू सी, तो वो भी आ रहा है 12000। वैसे आप जानते ही हैं एट ईओक्यू ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट। ईओक्यू पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट सेम रहते हैं, ये आपने इंटर लेवल पे पढ़ा है। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इसमें 90% सेव हो जाएगा, तो मतलब अपने को यहाँ लगेगा 0.12, 1200 रुपए ही लगेंगे। यस सर याद है, क्या बात है, यस सर याद है, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर याद है तो हमारा निकल आएगा 0.12, यहाँ निकल आएगा 0.12। 12000 लग रहे थे, अब 1200 रुपए लगेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया, कैरिंग कॉस्ट हो गया। इसके अलावा अपने को क्या लग रहा है? कंट्रीब्यूशन फॉर, हाँ ठीक है,
but there is a prospect of 5 units of CF which can be served due to non availability of cost। अच्छा, तो अपना स्टॉक आउट हो रहा है भाई, स्टॉक आउट हो रहा है कितने यूनिट का? 5 यूनिट का स्टॉक आउट है, 5 यूनिट का स्टॉक आउट है, और अपना कंट्रीब्यूशन लॉस होगा 1200 रुपए। चलो स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करो, स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करो। स्टॉक आउट कॉस्ट 1200 इंटू 5, 1200 इंटू 5, 6,000 रुपए स्टॉक आउट कॉस्ट आएगा, 6,000 रुपए स्टॉक आउट कॉस्ट। ये बात बहुत बढ़िया, 6,000 रुपए। एंड स्टॉक का इंश्योरेंस कॉस्ट विल बी रिड्यूस्ड बाय 400। माइनस करो इधर, अपने 400 रुपए माइनस करने, 0.04, 400 रुपए माइनस होंगे। इंश्योरेंस अपने को 400 रुपए कम लगेगा, जीआईटी में 400 रुपए इंश्योरेंस कम लगेगा। एंड देयर विल बी ऑल्सो रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल विच विल रिड्यूस इन इंटरेस्ट सेविंग। 500 रुपए और माइनस कर दो, 500 रुपए और माइनस कर दो। तो भाई मेरे को ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 24,000 रुपए कॉस्ट आएगी ईओक्यू मॉडल में, और इसमें आ जाएगी 18 प्लस 18,000, 18,000 प्लस 1200 प्लस 6,000 माइनस 900, तो मेरा 24,300 आएगा, 24,300 आएगा। यही निकाल दिया मैंने, 24,300। यस, तो 24,300 अपना टोटल कॉस्ट आएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट जोड़ लिया, कैरिंग कॉस्ट जोड़ लिया, स्टॉक आउट कॉस्ट जोड़ लिया, और 2 सेविंग माइनस कर दी। देख लो उसका भी आंसर, देख लो यही रहा होगा, मेरे हिसाब से यही है। चेक कर लो आंसर। हाँ जी देखो, 12,000, 12,000, 18,000, 1200। अगले पेज पर देखो, पढ़ते पढ़ते तो प्रॉब्लम हो जाते हैं यार, ऐसे छेलटू। हाँ ये 24,000 टोटल आ गया, ये 6,000 आ गया, ये 400 की सेविंग, ये 500 की, 24,300 रुपीज। तो इन ऑल ऐसा बोल सकते हैं जेआईटी में अपने को 300 रुपए का नुकसान है। अगर जेआईटी परचेज फॉलो करते हो तो अपने को 300 रुपए का नुकसान है। तो ये 300 रुपए का नुकसान निकल आया। ये समझ गया कि सब लोगों को इजी था ना, इजी था ना यहाँ तक? यस सर, यस सर। अच्छा अभी ये तो जीआईटी परचेज कैलकुलेट कर लिया, पढ़ते पढ़ते ही कैलकुलेट कर दिया। जीआईटी प्रोडक्शन भी कर लेते, चलो जीआईटी प्रोडक्शन भी अब इतना ही कर ही लिया तो काय को छोड़ता है इतना सा। फिर बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम आया सर, उधर आया, एंड सो ऑन। चलो देखो, हाँ जी जीआईटी प्रोडक्शन का भी पैराग्राफ दिया होगा नीचे वाला पूरा। देखो फर्दर, फर्दर production and engineering department supported by marketing department provide detail that presently average production CAF is 150 units per month। अभी average production कितना है अपना? 150 per month है average production, ठीक है। Although the next 4 month expected demand will be 120, 160, 140, 180। अच्छा डिमांड अलग अलग दी हुई है मतलब स्टॉक वॉक आएगा तो कैरिंग कॉस्ट आएगी, बोलने का मतलब ये। Maximum capacity of man hours perspective is 150 unit। 20 man hours required for producing each unit। एक यूनिट बनाने के लिए 20 घंटे लगते हैं। एंड लेबर रेट इज 3 रुपए, ठीक है। 20 आवर्स पर यूनिट, 20 आवर्स पर यूनिट लगते हैं, और 3 रुपए पर आवर पे करते हैं हम लोग, 3 रुपए पर आवर पे करते हैं। कैजुअल लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द मार्केट। ओवर टाइम रेट इज पेड एट 200%। मतलब ओटी में 6 रुपए से पे करना है। ओटी में कितने रुपए से पे करना है? 6 रुपए। 3 रुपए नॉर्मल रेट, 3 रुपए आपका क्या? प्रीमियम। 3 रुपए नॉर्मल रेट, 3 रुपए प्रीमियम। एवरेज मंथली कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ ईच आइटम इज ₹65। कैरिंग कॉस्ट दिया हुआ है, एक यूनिट को अगर कैरी करना पड़ा 1 महीने के लिए तो 65। सिंपल है, आपको कुछ नहीं, अलग अलग लेवल दिया हुआ है, 120, 160, 180 की डिमांड है। तो आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई अगर मेरा ओपनिंग, ध्यान दो यहाँ बनाया होगा इन्होंने, उसी को ले लेता हूँ। चलो हाँ, पहले वाले तरीके में मैं प्रोडक्शन 150, 150, 150, 150 कर रहा हूँ, बराबर है। फिर पहले मंथ में मेरी डिमांड कितनी होगी? 120 की, तो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 30 का। तो मेरी डिमांड आ गई 120, क्लोजिंग स्टॉक 30। यहाँ का क्लोजिंग स्टॉक चला गया ओपनिंग। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम मैंने आपको जीआईटी में कराए हैं जब चैप्टर नंबर 1 किया था अपन ने साथ में एएमए वालों के साथ, तो इस तरीके के प्रॉब्लम मैंने जीआईटी में कराए हैं। आपको कराए हैं क्या? याद आ रहा है क्या? यस सर, यस सर, यस सर। हाँ जी, तो यहाँ 30 आ गया प्लस 150, 60, तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया 20।
20 ऊपर आ गया, फिर इसमें 150 प्रोडक्शन की है, 140 सेल की है, तो 30 का स्टॉक आ गया, 30 ऊपर निकल आया, 150 180, तो ये स्टॉक नील हो गया। एक बात जरूर याद रखना, यहाँ पर जनरल एक मिस्टेक हो जाती है, जब भी कैरिंग कॉस्ट लोगे वो एवरेज स्टॉक पर लेना, क्लोजिंग स्टॉक का मत ले लेना। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। एवरेज स्टॉक कैसे निकालते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके एवरेज स्टॉक लेना और एवरेज स्टॉक पे कैरिंग कॉस्ट निकालना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। तो ये एवरेज स्टॉक यहाँ पर आपका आ गया, एवरेज स्टॉक, करेक्ट, हाँ जी, एवरेज स्टॉक। और एवरेज स्टॉक है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो ओपनिंग प्लस 30 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इज 15, 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 इज 25, 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इज 25 एंड 25। तो टोटल अपने कितने यूनिट आ रहे हैं भाई? 15 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 15, ये टोटल 80 यूनिट है। 80 यूनिट इंटू 65 कर दो, 65 रुपीज यूनिट का 5200 रुपए आपका क्या आ जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। ये वाला क्या है? ये प्रोडक्शन है, ये ट्रेडिशनल मेथड है प्रोडक्शन करने की। लेकिन जेआईटी बोलता है कि जितना प्रोडक्शन का जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस करना, पूरा प्रोड्यूस मत करना। जेआईटी क्या बोलता है? जितना प्रोडक्शन का जरूरत है उतना ही प्रोड्यूस करना, पूरा प्रोडक्शन नहीं करना। तो जे भाई 120 बना लिया, ठीक बात है, तो यहाँ पर अपना कोई क्या नहीं है, नो क्लोजिंग स्टॉक, करेक्ट बात है। यहाँ पर पहले वाले में कोई क्लोजिंग स्टॉक नहीं, दूसरे वाले में अपने को 160 की डिमांड है। इसका मतलब है 10 यूनिट्स अपन बना 150 ही सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 10 यूनिट्स काय में बनाने पड़ेंगे, ओवर टाइम में बनाने पड़ेंगे। तो 10 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे को एक यूनिट को 20 घंटे लगते हैं, तो 10 बनाने के लिए 200 घंटे ओवर टाइम करना पड़ेगा। 200 आवर्स इंटू 6 रुपीज ओवर टाइम का रेट है, तो मुझे 1200 रुपए लग जाएंगे। मुझे क्या लग जाएंगे? 1200 रुपए लग जाएंगे। एक्स्ट्रा कॉस्ट मेरी 1200 रुपीज आ जाएगी। यहाँ 140 है तो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। लास्ट वाले में 180 है, अपनी कैपेसिटी 150 प्रोडक्शन की है, तो 30 यूनिट्स ओवर टाइम में बनाने पड़ेंगे। 30 इंटू 20, 600 घंटे लग जाएंगे, इंटू कितने रुपए? आपको रुपए कितने? 6 रुपए बोल रखा है, 3600 रुपए लग जाएंगे। ओवरऑल 4800, ये 4800 बाहर आ गया। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मैं जेआईटी फॉलो करता हूँ, प्रोडक्शन में जेआईटी फॉलो करता हूँ, तो मेरे कितने रुपए बच जाते हैं? 600 नहीं, 400 रुपए सेविंग है। जेआईटी में सेविंग है, 400 रुपए की सेविंग है। ये चीज समझ गई क्या? यस और नो? तो इन ऑल ऐसा कंसेप्ट था, इन ऑल ऐसा कंसेप्ट हुआ। प्रोडक्शन तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है जेआईटी करना चाहिए, क्योंकि 400 रुपए सेव हो रहा है। और परचेस, देखो दो डिसीजन है इस प्रॉब्लम में। जेआईटी परचेस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां 300 रुपए का लॉस है, 24,300 रुपए लग रहे थे। और जेआईटी प्रोडक्शन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 400 रुपए का क्या है? गेन है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या? यस और नो? ये सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस मानसी, यस राहुल, यस प्राची, यस सिमरिया। सर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, माइंड बेस्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है ज्यादा। हाँ जी, तो वो सारे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर स्किल बेस्ड में, उसमें सारे ही कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, बट माइंड बेस्ड। बट जेआईटी के तो प्रॉब्लम ऐसे ही रहते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे एएमए में हो, जेआईटी के प्रॉब्लम ऐसे ही रहते हैं। जेआईटी में कुछ अलग नहीं रहता, ये इसी तरीके के प्रॉब्लम रहते हैं। आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चलो बढ़िया वाला क्वेश्चन देखते हैं सर। हाँ बराबर है। बिजनेस एनवायरनमेंट में, मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में यही तो किया है, और क्या किया? मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट में यही तो किया था हमने। आ जाओ काय में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत चीजें कैलकुलेट करना है। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कैलकुलेशन पार्ट काफी अच्छा खासा है। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट मल्टीपल थिंग्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर 6 में ध्यान दीजिएगा जरा क्वेश्चन पर। जी लिमिटेड इज कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स टू टाइप्स ऑफ मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। दो तरीके के मटेरियल अपन बना रहे हैं। तो जी लिमिटेड इज कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स टू टाइप ऑफ मटेरियल फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन। It makes these two types of material in two production line। दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइन में ये मटेरियल बनाते हैं अपन। Line 1 and line 2। Line 2 has different process and is easier in terms of getting this fixed at customer end and has longer life of 1.2। देखो अपन क्या बनाते हैं, टू टाइप ऑफ मटेरियल बनाते हैं इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के लिए। ये जो दो टाइप के मटेरियल बनते हैं वो दो प्रोडक्शन लाइन में बनते हैं। एक प्रोडक्शन लाइन है, मतलब एक फैक्ट्री है, समझ लो लाइन 1 बोल रहा है, एक दूसरी फैक्ट्री है जिसको लाइन 2 बोल रहा है, ऐसा मान करके चल लो बराबर। जो लाइन 2 में प्रोडक्ट बनता है वो 1.5 टाइम्स उसकी लाइफ लॉन्गर रहती है, मतलब वो क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बनता है, 1.5 गुना 1.5 टाइम्स उसकी क्या रहती है, क्वालिटी रहती है। ठीक है, these are sold in kgs। line 1 has a capacity of 6,50,000 kg। ठीक है, अपन कितने बना सकते हैं भाई, 6,50,000 kg लाइन 1 में प्रोडक्शन हो सकता है पर एनम, एंड लाइन 2 has a capacity of 2,40,000 kg पर एनम। ठीक बात है, ये पर एनम कैपेसिटी दे रखी है आपको। नाउ द कंपनी मैनेजमेंट हैज गिवन अ डायरेक्टिव टू सीईओ, सीएफओ एंड सेल्स हेड। तीन लोगों को जरा डायरेक्शन दिए हुए हैं, सीईओ को, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को और सेल्स हेड को, दैट इन नो सर्कमस्टांसेस कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स शैल फॉल बिलो 40%। तो कंपनी में ये रूल है कि कंट्रीब्यूशन 40% से नीचे नहीं गिरना चाहिए। कंट्रीब्यूशन कितना नहीं गिरना चाहिए, 40% से नीचे नहीं गिरना। Currently line 1 is running about 92% capacity। 3 शिफ्ट में काम होता है। लाइन 1 में कितनी शिफ्ट में काम होता है, 3 शिफ्ट में काम होता है। एंड लाइन 2 is working at 33% capacity। सिंगल शिफ्ट काम हो रहा है। लाइन 1 में सिंगल शिफ्ट काम हो रहा है, सॉरी लाइन 2 में सिंगल शिफ्ट काम हो रहा है, लाइन 1 में 3 शिफ्ट पे काम हो रहा है। पहली बार लग रहा है कि कुछ से SCMP में कुछ कैलकुलेशन बेस्ड कर रहा हूं काफी दिनों बाद। हाँ जी, द कैपेसिटी कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी डेटा फॉर द ईयर 18-19 आर एज फॉलोस। तो आपको कैपेसिटी कॉस्ट एंड प्रॉफिटेबिलिटी डेटा 18-19 का दिया हुआ है, देख लो। अगर आप यहाँ देख लोगे, मेरा प्रोडक्शन कैपेसिटी 6.5 लाख की है और प्रोडक्शन और सेल 6 लाख का। डिवाइड करना तो जरा परसेंटेज कैपेसिटी यूसेज देख लो, 6 लाख डिवाइडेड बाय 6,50,000, क्या 92% के आसपास आ रहा है, क्या 92% के आसपास आ रहा है? यस सर, 92.3% आ रहा है बराबर। और वैसे ही अगर 80,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000 करोगे तो क्या 33% के आसपास आ रहा है, 33। तो सच बोल रहा था ऊपर कि भाई सिंगल शिफ्ट में अपन काम कर रहे हैं, यहाँ 1 शिफ्ट में काम करते हैं, यहाँ पर अपन 3 शिफ्ट में काम करते हैं। ठीक है, 33% के आसपास आ रहा है, वही 33। हमारा सेलिंग प्राइस है 180, हमारी वेरिएबल कॉस्ट है कितना, 108, 72 रुपीज है। तो एग्जैक्टली 40% कॉन्ट्रीब्यूशन नजर आ रहा है। अभी प्रेजेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 40% नजर आ रहा है मेरे को। वैसे ही यहाँ पर प्राइस है 315, यहाँ प्राइस कितना है 315, और यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है 189, तो मेरा 126, ये भी 40% नजर आ रहा है। फिर उसने क्या कर दिया, टोटल प्रॉफिट निकाल दिया भाई। सेलिंग प्राइस में टोटल सेलिंग प्राइस, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कंट्रीब्यूशन, टोटल में निकाल दिए फिगर। ये टोटल कंट्रीब्यूशन, ओवरहेड कॉस्ट आप चेक कर सकते हो 240 लाख का है, डेप्रीसिएशन 93 लाख का है। डेप्रीसिएशन कितना है, 93 लाख है। प्रॉफिट अभी नजर आ रहा है आपको 199.8, जरा प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल कर लो तो 199.8 डिवाइडेड बाय 1332, तो निकालोगे तो 15% आ रहा होगा, 15%। वही चीज उसने यहाँ निकाल के बताया है कि प्रॉफिट परसेंटेज 15% है, ये निकाल कर बता रखा है। ठीक है, यहाँ तक अपन ने कैलकुलेशन कर लिया। आगे क्या बोल रहा है,
सिनेरियो 1, अब आपको सारी जो रायता फैलेगा क्वेश्चन में अब वो होगा सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, दो सिनेरियो दिए हुए हैं। At a meeting of CEO, sales head and CFO, the sales head informs that the team that there is a potential of one-time 80,000 kg in line 2 product। मतलब ऐसा दिखाई दे रहा है कि 80,000 यूनिट और बेचे जा सकते हैं, लेकिन ये वन टाइम है, एक ही बार अपने को ऑर्डर मिलेगा, 80,000 यूनिट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर फ्रॉम अ लार्ज कस्टमर हु कैन कमिट ऑन डिलीवरी शेड्यूल 2019-20 एट अ प्राइस ऑफ 250। वो बंद वो बंदा 250 प्राइस पर देने को तैयार है। वो बंदा कितने पर देने को तैयार है? 250 रुपए पर केजी पे करने को तैयार है, बराबर। जबकि अपन मार्केट में सेल करते हैं, अभी मार्केट में सेल करते हैं 315 रुपए में। हम मार्केट में कितने में सेल करते हैं? 315 रुपए में। लाइन 2 का प्रोडक्ट है ये, तो लाइन 2 का प्रोडक्ट है तो अपन ये 315 में सेल करते हैं, बट वो ज्यादा से ज्यादा 250 दूंगा बोलता है, बोल रहा है। देखते हैं, निगोशिएशन करेंगे, क्या बोल रहा है देखेंगे, ठीक है। तो ये 315। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोलूं कि अगर ये प्रोडक्शन करना पड़ेगा, अगर ये प्रोडक्शन करना है तो ये सेकंड शिफ्ट में प्रोड्यूस करना पड़ेगा, बरोबर बोल रहा हूँ क्या? 80,000 तो एग्जिस्टिंग बेच ही रहे हो सिंगल शिफ्ट में, और 80 बेचने हैं और 80 बेचने हैं, तो क्या ये मेरे को सेकंड शिफ्ट में प्रोडक्शन करना पड़ेगा? लाइन 2 में सेकंड शिफ्ट आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? यस सर। मानसी सेज यस सर, प्रदीप सेज यस सर, फैयाज सेज यस सर, राहुल सेज यस सर। कि भाई 80,000 को अपन अभी नॉर्मल शिफ्ट में प्रोड्यूस कर बेच ही रहे हैं, एक सिंगल शिफ्ट में 33.33% यूज कर। अब अगर अपने को कहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा और 80,000 प्रोड्यूस करने हैं, तो अपने को सेकंड शिफ्ट में जाना होगा। हाँ सर, प्राची बराबर, यस सर। The sales head also informed that new customer is aware of the price of the product of line 1। बोल रहा है कि भाई अपने को लाइन 1 का प्राइस 180 में है, ये उसको मालूम है। किसको मालूम है? अपने कस्टमर को मालूम है कि लाइन 1 का जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो 180 का। The fact that line capacity is full and the line 2 product can be delivered lifetime 1.5 of lifetime। देखो, हम उसको ये बोल सकते हैं एक कस्टमर को कि देख भाई 180 में तो हम कौन सा वाला प्रोडक्ट बेच रहे हैं? लाइन 1 वाला बेच रहे हैं। तो लाइन 2 वाला जो तू खरीद रहा है लाइन 2 वाला जो तू प्रोडक्ट खरीद रहा है, लाइन 2 वाला जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो, कम से कम उसके 1.5 तो दो भाई। 1.5 टाइम्स लॉन्गर चलता है, तो लाइन 1 के मुकाबले कम से कम 1.5 तो दो। मतलब मैक्सिमम प्राइस मेरे को कितनी मिलनी चाहिए? 270। वो बोल रहा है 250। तो इस रेंज में अपन निगोशिएट कर सकते हैं उससे, ना तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, 260 में डन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ना तेरी ना मेरी, क्या करते हैं? 1.5 लाइफ है, बोला है ना, यहाँ देख ना, बोला हुआ है ना कि जो एकदम शुरुआत में बोला था प्रदीप, ध्यान नहीं था तेरा, फिर से ध्यान दे प्रदीप, एकदम शुरुआत में बोला था, चेक कर, देख 1.5 टाइम्स लाइफ देन लाइन 1 प्रोडक्ट। ये मैं अभी ब्लू से मार्क करता हूं, पहले ही पैराग्राफ की लास्ट लाइन। प्रदीप मिला क्या? मिल गया क्या? यस सर, ठीक है। तो भाई अपन उसको ये बोल सकते हैं ना, बंदे को क्या बोल सकते हैं कि देख भाई तेरा अगर मेरे लाइन 2 वाला प्रोडक्ट खरीदता है, तो मैं तो मार्केट में 315 में बेचता हूँ। देखो मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, लाइन 2 का अगर प्रोडक्ट सेल करता हूँ तो मेरी सेलिंग प्राइस तो 315 है। मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 315 है, बराबर लाइन 2 की। अब हमारा कस्टमर बोल रहा है कि वो लाइन 2 देगा, लेकिन लाइन 2 वाला जो प्रोडक्ट है वो उसको चाहिए कितने में? 250 रुपए में। हम उसको बोल सकते हैं कि भाई आप एक काम करिए, देखिए मैं लाइन 1 का प्रोडक्ट, आप जानते हो कि मैं ये लाइन 1 का प्रोडक्ट मैं 180 में सेल करता हूं, और मेरी इस लाइन 2 के प्रोडक्ट की लाइफ 1.5 गुना है, 1.5 है। इसका मतलब कम से कम आपने 270 रुपए तो देने चाहिए मुझे, 270 देने चाहिए। भाई कुछ भी मत दो, इन दोनों के बीच का दे दो, चलो 260 दे दो, ना तेरी ना मेरी, 260 दे दो। एक तरीका ये सोच सकते हैं,
एक तरीका ऐसा सोच सकते। ठीक बोल रहा हूं क्या मैं? ठीक बोल रहा हूं क्या? एम आई सेइंग करेक्ट? एम आई सेइंग करेक्ट? आवाज नहीं आई। मेरी आवाज आ रही है ना? एम आई करेक्ट सर? करेक्ट सर? यस सर, यस सर। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल ना? मैं ऑडिबल और विजिबल हूं ना? यस सर, यस सर। वन थिंग ऑल्सो दैट कैन बी सेड इज 315। हाँ भाई, वो भी बोली जा सकती है कि भाई मैं बाहर बाहर 315 में बेच रहा हूँ, 315 दे दीजिए, ये मैं बोल सकता हूँ। सब सही है सर, ठीक है, ओके ओके। मैंने जस्ट एक इवैल्यूएशन किया, देखते क्या बोल रहा है, देखते वो देखते। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैं सिर्फ इंटरप्रिटेशन कर रहा हूँ अभी, मैंने और कुछ नहीं किया अभी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट, अगला पार्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। हाँ जी सर, एक शिफ्ट में मैक्स 80,000 ही बन सकते हैं, ये कैसे इंटरप्रीट किया है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन तो 33% ही है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि वो सिंगल शिफ्ट में ही प्रोडक्शन कर रहा होगा अभी, तो ऐसा मैं अजम्पशन कर रहा हूँ। आई एम अज्यूमिंग दैट कि जैसे लाइन 1 में वो 3 शिफ्ट में काम करके काम मैक्स प्रोडक्शन दिया होगा उसका, तो वही वाला चीज मैंने इम्प्लीमेंट किया कि लाइन 1 में ऐसा कर रहा होगा तो लाइन 2 में भी वैसा ही होगा। तो लाइन 2 में सिंगल शिफ्ट में काम कर रहा है, तो भाई लाइन 1 में अगर वो 3 शिफ्ट काम करता है तो शायद लाइन 2 में भी उसको 3 शिफ्ट काम करना पड़ता होगा, ऐसा मैं अजम्पशन ले रहा हूँ। आई थिंक कीर्ति, यू गॉट इट, यू गॉट माई पॉइंट। ओके सर, ठीक है। अब देखो आगे देखो, बहुत मजेदार बात है। The sales head also informed that he may have to reduce price by 10 per kg for the existing customer, that is 315 में से to 310 आए। यहाँ पे मिसप्रिंट है कुछ। The sales head also informed that he may have to reduce the price to 10 per kg। अच्छा, 10 पर केजी। हाँ, यहाँ यहाँ होना चाहिए 5 पर केजी, यहाँ 5 पर केजी होना चाहिए, मिसप्रिंट है गलती से इंस्टीट्यूट ने 10 पर केजी है, यहाँ पर क्या होना चाहिए 5 पर केजी फॉर द एग्जिस्टिंग कस्टमर, दैट इज 315 से 310। ये बोल रहा है कि अगर अपन कहाँ गए, नए कस्टमर को सेल किया हमने, मतलब वो नए कस्टमर को 250 में दिया या जो भी 260 में दिया या 270 में दिया, जितने में भी दिया, जो भी निगोशिएट हुआ, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो बोल रहा है कि नए कस्टमर को अगर आपको दिया तो पुराने कस्टमर को भी 5 रुपए कम देने पड़ेंगे। मतलब अभी जो सेल आपका 315 था वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा अब आपका 310 हो जाएगा, 310 रुपए पर सेल करना पड़ेगा एग्जिस्टिंग कस्टमर को। हाँ, 5 होगा, मेरे हिसाब से भी 5 होगा यहाँ पर। टू अ क्वेश्चन फ्रॉम, अब आपका सीईओ चंद सवाल पूछ रहा है आपसे। टू अ क्वेश्चन फ्रॉम सीईओ दैट वुड इन्वॉल्व एडिशनल ओवरहेड, the CFO checks on his laptop and inform that additional shift of operation in line 2। देखो कीर्ति, आपका प्रॉब्लम उन्होंने ही सॉल्व कर दिया। अब मैं जो बोल रहा था सेकंड शिफ्ट में, उसी ने बोल दिया कि आपको लाइन 2 पे एक एडिशनल शिफ्ट काम करना पड़ेगा। कीर्ति, आई थिंक यू गॉट इट नाउ। यस सर, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया उन्होंने कि हमको सेकंड शिफ्ट पे क्या करना पड़ेगा, काम करना होगा। तो अगर सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो इंक्रीमेंटल ओवरहेड लग जाएंगे 6.20 लाख के। ठीक है भाई, सेकंड शिफ्ट में जाएंगे तो लाइन 2 में सेकंड शिफ्ट में जाने पे इंक्रीमेंटल ओवरहेड 6.2 लाख लगेगा। ठीक बात है, पर शिफ्ट। एंड डेप्रिसिएशन इंक्रीज विल बी 16 लाख पर एनम। डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगा 16 लाख पर एनम। डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो जाएगा 16 लाख पर एनम पर शिफ्ट। ठीक बात है, पर शिफ्ट। तो दो चीजें इंक्रीज होने वाली है अगर मैं काय में जाता हूं तो सेकंड शिफ्ट में जाता हूं। द सीईओ पोजेस द फॉलोइंग क्वेश्चन बोथ टू सीएफओ एंड सेल्स हेड ऑफिस। सीईओ चंद सवाल पूछ रहा है भाई आपको। अब गिवन दैट द ऑर्डर इज वन टाइम, ऑर्डर एक बार, what will happen to the fixed overhead committed in 2019-20 and the loss of profit due to reduction in price to existing customer which cannot be increased in subsequent year। तो वो बोल रहा है देखो, अगर मैं ये कर देता हूँ, ये लार्ज कस्टमर का मैंने ऑप्शन अगर सिलेक्ट कर लिया, ये लार्ज कस्टमर वाला ऑप्शन अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया तो 80,000 अगर उसको दे दिया तो मेरी प्राइस तो एक बार 5 रुपए से रिड्यूस हो जाएगी एग्जिस्टिंग कस्टमर की।
तो भाई ये वाला बंदा तो अगले साल ऑर्डर देने आएगा नहीं, ये तो वन टाइम ऑर्डर है, तो ये वन टाइम ऑर्डर है तो, लेकिन मेरी 310 प्राइस कर दी मैंने, तो मैं फ्यूचर में वापस क्या नहीं कर पाऊंगा, 315 नहीं कर पाऊंगा। ही कांट गो बैक टू 315 व्हाट ही सेज, कि वो कहां पर नहीं जा पाएगा, 315 पर नहीं जा पाएगा, एक चीज बोल रहा है, ठीक है। तो ये वाली चीज, और इसके अलावा जो सेकंड शिफ्ट में भाई आपका ये जो 6.2 ओवरहेड बढ़ जा रहे हैं, तो वो भी बोल रहा है कि जो फिक्स कॉस्ट कमिटेड कॉस्ट हो जाएगी सेकंड शिफ्ट की 6, वो कौन रिकवर करके देगा अगले सालों में। इस साल तो ठीक है कि आप कैसे रिकवर कर लोगे, लार्ज कस्टमर से रिकवर कर लोगे, लेकिन अगले साल वो कौन रिकवर कर देगा। तो ये एक कंसर्न है सीईओ का। दूसरा कंसर्न, the CEO is also concerned about the reduction in contribution percentage। बोला भाई अपनी कंपनी की पॉलिसी है कि अपने को रिड्यूस नहीं करना है, तुम 5 रुपए रिड्यूस करोगे तो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज कम हो जाएगा, 40% की जगह कम हो जाएगा। तो the management sales stipulated 40%। To address the issue, CEO asked both CFO and sales to come up with acceptable pricing of line 2। बोला 250 रुपए में मत करो, जो इधर 5 रुपए लॉस हो रहा है ना, वो किससे रिकवर कर लो, वो रिकवर कर लो तुम किससे, ये जो नया कस्टमर आया उससे रिकवर कर लो। तो मैनेजमेंट को बताने के लिए ठीक रहेगा कि हमने भैया क्या रिकवर कर लिया प्राइस रेट। तो ऐसा एक एक्सेप्टेबल प्राइस निकालो जो कि न्यू कस्टमर को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और आपका 40% क्या भी नहीं होना चाहिए, लॉस भी नहीं होना चाहिए, मतलब 40% से नीचे नहीं आना चाहिए। तो वन टाइम कस्टमर, he indicated them that the price should be such that percentage to sales profit achieved 18-19। बोला पिछली बार जो 15% का अगर अपन प्रॉफिट आ रहा है ना, वो अगर मेंटेन कर लेंगे ना तो अपना प्रॉब्लम खत्म। तो ऐसी प्राइस निकालो कि 15% का प्रॉफिट अपना क्या होना चाहिए, सेटल होना चाहिए, जो लास्ट टाइम थी वो 15% का प्रॉफिट सेटल होना चाहिए। ठीक बात है, ठीक है। एक्स एक्स, यस एक्स को यूज करना पड़ेगा, प्रदीप को समझ में आ गया। लेट एक्स बी द प्राइस ऑफ न्यू कस्टमर, सो दैट ओल्ड सेल प्लस न्यू सेल माइनस फिक्स कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट शुड बी इक्वल टू 15% ऑफ सेल। ऐसा एक इक्वेशन बना देंगे। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इक्वेशन कुछ इस तरीके का बनेगा मेरा, सेल्स ओल्ड प्लस 80,000 इंटू एक्स, 80,000 इंटू एक्स न्यू सेल प्राइस, 80,000 यूनिट इंटू न्यू सेल प्राइस, ये टोटल सेल्स माइनस इसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस फिक्स कॉस्ट, माइनस क्या फिक्स कॉस्ट, इक्वल टू 15% ऑफ टोटल सेल। ये यहां से यहां तक का सेल, वापस ये सेल, ऐसा आना चाहिए। ठीक लिखा क्या मैंने, इक्वेशन ठीक लिखा क्या, ये इक्वेशन ठीक लिखा है क्या, आ गई मैथ बीच में, बराबर। नो इफेक्ट इन लाइन 1 कस्टमर, बराबर, लाइन 1 के कस्टमर पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये लिखा है क्या, 15% फॉर फुल कंपनी। हाँ जी 15%, ये सेल लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पर भी ये सेल, उधर जगह नहीं थी, ये ओल्ड प्लस न्यू सेल, ऐसा दोनों मिला करके टोटल कंपनी का 15%। ठीक लिखा है क्या ये मैंने, इक्वेशन ठीक लिखा है क्या, सभी लोग बताएं इक्वेशन ठीक लिखा है क्या। यस सर, राहुल को तो जम गया, मानसी को भी जम गया, प्रदीप यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा एग्जिस्टिंग सेल देखो तो जरा, बाय द वे एग्जिस्टिंग सेल देखो तो, देखो एग्जिस्टिंग सेल कितना है, जरा पीछे चलो क्वेश्चन में, एग्जिस्टिंग सेल देखो, अभी कैलकुलेट कर देते हैं, अपने को समझ में आ जाएगा प्राइस क्या रखनी है। एग्जिस्टिंग सेल है 1080, एग्जिस्टिंग सेल कितना है 1080 है भाई, 1080 का लाइन 1 का, लेकिन लाइन 2 में प्राइस कम होने वाली है, तो 80,000 इंटू 310 248 होगा। ठीक है, देखो ऐसा आएगा, सभी लोग ध्यान दो, 1080 ये काय का लाइन 1 का सेल प्लस लाइन 2 का सेल 248 क्यों हो गया, 252 दिया है वहां पर, लेकिन 248 क्यों हो गया, क्योंकि 248 आपने प्राइस कम कर दी, आपने प्राइस कम कर दी, तो ये 80,000 इंटू 310 रुपए की प्राइस, 310 रुपए प्लस
प्लस, हाँ फिगर्स आ रही काय में 1000 में है, फिगर्स अगर काय में 5 जीरो से डिवाइड कर दो तो यहाँ 5 जीरो से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 0.80x, 0.80x। सारे फिगर्स काय में 1000, या तो 10 लाख या ऐसा वो, मतलब 2 करोड़ 48 लाख है टोटल, ये 2 करोड़ 248 लाख फिगर्स आर रिटन इन लाख, तो इसीलिए मैंने 0.80x कर दी। माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी, माइनस वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगेगी वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट चेक करो, वेरिएबल कॉस्ट चेक करो कितनी कितनी है, जरा वेरिएबल कॉस्ट देखो वहां पर, चेक करो क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है। वेरिएबल कॉस्ट पहले वाले की तो 648 ही रहेगी, उसमें इशू नहीं है। दूसरे वाले में भी 151.2। सेलिंग प्राइस कम करने से वेरिएबल कॉस्ट कम होती है क्या, सेलिंग प्राइस कम करने से वेरिएबल कॉस्ट कम होती है क्या? नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, करेक्ट नहीं सर, बराबर। तो मतलब पहले वाले का तो दोनों का 799.2 लगेगा और ये 151.2 प्लस 799.2 मतलब 950.4 आएगा टोटल कॉस्ट मेरा। वेरिएबल कॉस्ट देखो मैं कैसे निकाल रहा हूँ, देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या आएगा वो तीनों लिखता हूँ, एक के नीचे एक लिखता हूँ, तो वो वेरिएबल कॉस्ट आप समझ जाना कि टोटल है। पहला वाला दे रखा है कितना, 648 दिया हुआ है क्या? पहला फर्स्ट वाला कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 648 है क्या? हाँ 648। देखो 648 किस में लग रहा है, ये लाइन 1 में लग रहा है। 80,000 बनाने के लिए 151.20 एग्जिस्टिंग के लिए लगेगा, एग्जिस्टिंग के लिए 151.20 लगेगा, और न्यू के लिए भी वो भी 80,000 ही बना रहे, सेकंड शिफ्ट में वो भी उतना ही बना रहे, तो 151.2 नहीं, तो आप ये 151.2 ऐसा भी निकाल सकते हैं कि 80,000 यूनिट, 80,000 यूनिट इंटू 189 की प्राइस करके देख लो, 80,000 इंटू 189 151.2 आता है। वेरिएबल कॉस्ट 189 दिया हुआ है प्रॉब्लम में। ये समझ गया क्या सब लोगों को, ये चीज समझ गई क्या कि मैंने वेरिएबल कॉस्ट कैसे ली है, ये चीज समझ गई क्या? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई भाई। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का अगर टोटल करोगे, टोटल कर लो, वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कर लो कितना आ रहा है बताओ, 950.4, 950.4 वेरिएबल कॉस्ट माइनस करनी। फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, पुरानी फिक्स कॉस्ट देखो क्या क्या है, पुरानी फिक्स कॉस्ट चेक करो क्या क्या है, और उसमें नया वाला चीज जोड़ दो। ओल्ड फिक्स कॉस्ट चेक करो क्या क्या लग रही है, ये रही मेरी फिक्स कॉस्ट में। देखो ओवरहेड लगते हैं 240 के और डेप्रिसिएशन है 93 का, तो ओल्ड है 240 प्लस 93, फिक्स कॉस्ट आ गया 33333। अच्छा अभी कुछ ओवरहेड बढ़ने वाले हैं क्या, अभी ओवरहेड इंक्रीज होंगे क्या? देखो ओवरहेड इंक्रीज होंगे क्या, कितने से इंक्रीज होने वाले हैं, कितने से इंक्रीज होने वाले हैं ओवरहेड, कितने से इंक्रीज होने वाले हैं बता दे मुझे। 6.2 से, करेक्ट बात है, कितने से इंक्रीज हो रहा है मेरा, 6.2 से इंक्रीज हो रहा है। और डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो रहा है क्या, डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो रहा है क्या, 16 से, करेक्ट। तो मैं यहाँ फिक्स कॉस्ट को भी ऐसे 3 पार्ट में लिखता हूँ। फिक्स कॉस्ट को भी देखो पहले 240 लग रहा था, 240 लग रहा था ओवरहेड, बराबर, फिर अपना लग रहा था 93 का डेप्रिसिएशन था, प्लस 6.2 इंक्रीज होगा, और प्लस क्या इंक्रीज होगा, 16 इंक्रीज होगा। टोटल बताओ, टोटल बताओ कितना लग रहा है, एक के नीचे एक सबका, 240 प्लस 93 प्लस 6.2 प्लस 16, 355.2, 355.2, 355.2 बराबर 355.2। तो इक्वेशन इक्वल टू, चलो इक्वेशन को थोड़ा छोटा करते हैं, यहां से यहां अब जगह कम बची है तो इक्वेशन को छोटा कर देते हैं। तो 1080 प्लस 248, ये आ गया 1328 का सेल, प्लस 0.80x माइनस 950.40 माइनस 355.20 इज इक्वल टू, अब इक्वल टू के बाद का पार्ट लिखता हूं, 15% ऑफ, 15% ऑफ सेल, 15% ऑफ सेल 1328
प्लस 0.80x बराबर लिखा क्या? ठीक लिख दिया क्या? बराबर लिखा क्या? ये चीज बराबर लिखी क्या मैंने? चेक करो सभी लोग। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बराबर सर। ठीक है, अगर बराबर है चलो इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन को सॉल्व करो। तो ये हो गया 1328 माइनस 950.4 माइनस 355.2, 22.4 बचा। 22.4 को डिवाइड कर, 22.4 बचा इधर इस तरफ, ठीक है। यहाँ बचा 22.4 प्लस 0.80x इज इक्वल टू 15% लो 1328 का, 1328 इंटू 15%, 199.2, 199.2 प्लस 0.8 इंटू 0.15, 0.12x। x की टर्म्स एक तरफ कर दो, x की टर्म्स एक तरफ कर दो, तो आ जाएगा 0.62x इज इक्वल टू 199.2 माइनस 22.4, तो 176.8। therefore x is equal to 0.60 सॉरी 0.68, हाँ गलत किया, 0.68 आएगा, बराबर है 0.68। तो 176.8 डिवाइडेड बाय 0.68, देखो 260 रुपए प्राइस होनी चाहिए। एक्सेप्टेबल प्राइस मैंने निकाल दी 260 रुपए। ये बात सभी लोगों को समझ में आ गई क्या? वैसे मैंने इससे एक आसान तरीका भी बताया था, बट वो आसान तरीका मतलब प्रॉपर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में नहीं बैठ रहा। मैंने ऐसा बोला था कि 180 लाइन 1 के देते हैं, मैंने कहा था 180, ऐसा एग्जाम में मत करना, मैं जस्ट वो जनरल भाषा में बोल रहा हूँ कि 180 लाइन 1 के देते हैं, उसका 1.5 टाइम्स 270 आप देते हो, 270 देना चाहिए। वो बोल रहा है 250, तेरी भी नहीं मेरी भी नहीं, दोनों के बीच में 260 बराबर। ये एक एब्रप्ट तरीका है, एब्रप्ट तरीका, बट ओवरऑल 260 प्राइस ही आया। अपना प्राइस कितना आया? 260 ही आया। ये पार्ट सभी लोगों को समझ में आ गया क्या? ये पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट एग्जाम में करना मत, ऐसा करना मत। मैं वो सिर्फ जनरल बोलचाल की भाषा के लिए बता रहा हूँ। यस सर, एवरेज हो गया, बराबर है, सही है सर, ठीक है, ठीक है। तो 15% प्रॉफिट रखने के लिए अपने को उसको बताना पड़ेगा कि भाई 260 रुपए तो दो। अगर हम प्राइस 250 एक्सेप्टेबल नहीं है, वी विल आस्क हिम 260 रुपीज का प्राइस अपन मांगेंगे। आगे कुछ और बोल रहा है क्या? देख लो। हाँ जी, फर्दर एक और पॉइंट था, तो ये निकाल चुका 260 रुपए देगा, ये बात निकाल चुका, अपन निकाल चुके 260 रुपीज वो पे करेगा, ठीक बात है। अगला चीज देखो क्या बोलता है। फर्दर द सीईओ मेंशन्स दैट न्यू कस्टमर शुड आल्सो बी कन्विंस्ड ऑफ द प्राइस टू बी कोटेड। नया कस्टमर भी अपना कन्विंस होना चाहिए, तो उसको बताना पड़ेगा कि भाई 260 रुपीज, तो अपन उसको बोलेंगे देख 1.5 गुना लाइफ है, तो अगर वो खरीदते हो तो वैसे तो मार्केट में हम 310 में बेचते हैं, लेकिन आपको 1.5 गुना वाला कम से कम 270 तो देना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे 270 आपने पे करना चाहिए, हम आपसे 260 ही ले रहे हैं, तो शायद कन्विंस हो जाए न्यू कस्टमर। He also mentioned that the sales from line 1 2019 will be at the same level। अच्छा, line 1 का सेल में कोई चेंज नहीं है, at the same price, there are no changes in cost in both the variable और fixed cost में भी कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन देख लो फटाक से। You are the deputy of CFO and you are requested to come up with recommendation। आइडियल प्राइस टू बी कोटेड, चलो पहला पार्ट तो मैं निकाल ही दिया हूं। आइडियल प्राइस टू बी कोटेड फॉर न्यू कस्टमर विद रीजंस टू प्रपोज बाय सेल्स हेड ऑफिस न्यू कस्टमर टू कन्विंस हिम टू एक्सेप्टेबल प्राइस सो कोटेड। देखो उसने भी यही चीज बोला होगा जो मैं बोल रहा हूं, मैंने ये आइडियल प्राइस निकाल दिया, मैं सिर्फ वो आइडियल प्राइस के क्वेश्चन का आंसर कर दे। द आइडियल प्राइस विल बी 260। ये देख लो, आइडियल प्राइस काय की बात कर रहा है, 260 रुपए देने चाहिए, सिंपल बात है। टू बी कोटेड while the customer has asked the price 250, the price 260 पर still beneficial to the customer as line to 1.5 times 180 का, जो कि है 270 रुपए। तो हम कैसे समझाएंगे उसको
कि भाई आइडियल प्राइस 260 है, क्योंकि अगर तुम लाइन 1 वाला प्रोडक्ट लेते हो जो कि मैं 180 में बेचता हूं और उसके मुकाबले इस प्रोडक्ट की लाइफ 1.5 टाइम्स है, तो तुमको कम से कम 270 रुपए तो पड़ते, लेकिन मैं तुमको कितने में दे रहा हूं, 260 में दे रहा हूं। तो जो आर्ग्यूमेंट मैंने शुरुआत में की थी वो की वही आर्ग्यूमेंट इन्होंने केस सिनेरियो फर्स्ट पार्ट में कर रखी है। ये बात सबको समझ में आ गई क्या? हाँ जी, तो इससे कौन कन्विंस हो जाएगा? न्यू कस्टमर कन्विंस हो जाएगा। न्यू कस्टमर क्या हो जाएगा? कन्विंस हो जाएगा। आई होप ये पॉइंट सबको समझ गया। हाँ सर, ये पॉइंट सबको समझ गया। यस सर। चलो दूसरा पॉइंट क्या पूछा उसने, सेकंड पॉइंट क्या पूछा है? यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, जे बात। सेकंड पॉइंट क्या पूछ रहा है देख लो। Reasons to be mentioned to the management on why the price to be so quoted is acceptable despite the fact that it would result in lower contribution margin percentage than the prescribed in management। तो भाई ये तो जवाब किसको कन्विंस कर दिया आपने? कन्विंस तो कर दिए एक्सटर्नल कस्टमर को, न्यू कस्टमर को कन्विंस कर दिए। अब वो बोल रहा है कि मैनेजमेंट को कैसे कन्विंस करोगे कि भाई 40% से, तो अपने को मैनेजमेंट को ये बोलना है भाई सब करके 15% मिल रहा है ना। अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन 40% कमाते थे, कंट्रीब्यूशन 40% कमाते थे, तब भी प्रॉफिट कितना परसेंट रहता था? 15% ही रहता था। अब कंट्रीब्यूशन कम भी मिल रहा है, नया कस्टमर भी आ रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी बढ़ रही है, सेकंड शिफ्ट में काम भी हो रहा है, तो ये सब करने के बाद जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लग रहा है, एक्स्ट्रा ओवरहेड लग रहा है, ये सब करने के बावजूद भी हाउ मच वी आर अर्निंग? 15% ऑन सेल्स। तो वी आर अर्निंग 15% ऑन सेल्स, तो फिर अपने को क्या प्रॉब्लम है? तो मैनेजमेंट को शायद इस तरीके से समझाना होगा आपको कि वही रिकमेंडेशन यहाँ बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। बट एग्जिस्टिंग कस्टमर का 5 रुपए, अरे वो 5 रुपए का भी तो इफेक्ट ले लिया ना फैयाज, वो 5 रुपए का भी इफेक्ट ले लिया। चेक कर बेटा, तूने ध्यान नहीं दिया। देख मैंने ये सेल कम किया 248, तो एग्जिस्टिंग कस्टमर का जो 5 रुपए कम किया, देख एक्चुअल सेल मैंने यहाँ 310 से ही कैलकुलेट किया, आपने ध्यान नहीं दिया शायद फैयाज। वो 5 रुपए भी कंसीडर हो गया है, वो 5 रुपए कंसीडर कर लिया है मैंने। आई होप आई एम विजिबल। क्या हो गया रे? हाँ जी, राइट साइड ऑफ इक्वेशन। अरे राइट साइड ऑफ इक्वेशन में भी तो ये 1328 ही हुआ ना भाई। 1328 इन दोनों का ही तो टोटल है, इन दोनों का ही तो टोटल है, तो राइट साइड ऑफ इक्वेशन में भी 15% कम हुआ। ओके समझ गया, सही है, ठीक है। हाँ जी, तो उधर भी तो 1328 लिया ना, तो अल्टीमेटली जो सेल होगा उसका 15% अर्न करेंगे। व्हाट आई मीन टू से, अभी आप देखो टोटल कैलकुलेशन मेरे हिसाब से बढ़ेंगे ही आपके, मेरे हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा ही, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी प्रॉफिट बढ़ेगा। देख लेते हैं, कैलकुलेशन कर देख लेते हैं, 2 मिनट। हाँ जी, सेकंड इसमें उसने भी समझाया है, क्या क्या समझाया बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो तो वो यही बोल रहा है। ओके सर, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, मूव नहीं हो रहा है। हाँ जी, सेकंड पार्ट देखो, बोल रहा है एट दिस प्राइस, हमारा लाइन 2 का अगर ये प्राइस पर अपन सेल करते हैं तो लाइन 2 पर अपना क्या हो जाता है, 34% पे जरूर ड्रॉप हो जाता है। अपन ने कितना प्राइस कम करी? 5 रुपए कम करी, तो 5 रुपए अगर कम करोगे तो आपका कंट्रीब्यूशन 5 रुपए से कम हो जाएगा। तो वो बोल रहा है कि आपका 34% पर क्या ड्रॉप हो जा रहा है, कंट्रीब्यूशन ड्रॉप हो जा रहा है। लेकिन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो मैंने आर्ग्यूमेंट किया अभी कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी हमारी 15% फिर भी है, 15% है, डिस्पाइट कंट्रीब्यूशन कितना हो जा रहा है, 34%, डिस्पाइट ओवरहेड जो इंक्रीज हो रहे हैं, डिस्पाइट जो एडिशनल डेप्रिसिएशन लग रहा है उसके बावजूद, और अपन क्या कर रहे हैं, इंक्रीज। और इसमें एक और बेनिफिट है, इसमें एक और बेनिफिट है, आप वो देख रहे हैं, नया कस्टमर हमको कितना हाइयर कंट्रीब्यूशन देगा।
नया कस्टमर ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 56.8 लाख का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, जो काय में इंक्रीमेंटल अर्निंग, जैसे फॉर एग्जांपल न्यू कस्टमर का मैं कैलकुलेट कर कर बताता हूँ, 80,000 यूनिट बेचोगे, 80,000 यूनिट बेचोगे, क्या प्राइस पे बेचोगे? 260 पे सेल करोगे, 260 पे सेल करोगे, करेक्ट बात है, 260 पे सेल करोगे ना। 260 पे अगर आप सेल करेंगे, इसमें मेरे को वेरिएबल कॉस्ट 189 ही लगेगी। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी? 189 होगी। तो माइनस अगर करूंगा मैं 260 माइनस 189, तो मेरे को आएगा कितना? 260 माइनस 189 कितना? अरे 260 माइनस 189, 71 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आएगा, करेक्ट बात है। कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा? 71। मल्टीप्लाई करो 80,000 से, मल्टीप्लाई करो 80,000 से, तो आपको 56 लाख 80,000 का क्या निकलेगा? 56 लाख 80,000 का आपका क्या आने वाला है? कंट्रीब्यूशन आने वाला है, बराबर। और कॉस्ट कितनी बढ़ रही है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट, ये इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है, ये इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये पहले नहीं अर्न कर रहे थे, इतना कंट्रीब्यूशन आप एक्स्ट्रा अर्न करोगे। और आपको कॉस्ट क्या बढ़ रही है? 6.2 लाख आपका काय में बढ़ रहा है, 6.20 काय में बढ़ रहा है, से आपका 6.2 ओवरहेड में बढ़ रहा है, एंड एट द सेम टाइम काय में से एट द सेम टाइम 16 लाख डेप्रीसिएशन में बढ़ रहा है, 16 लाख काय में बढ़ रहा है, डेप्रीसिएशन में बढ़ रहा है। तो 16 लाख अगर डेप्रीसिएशन में बढ़ रहा है, एक सेकंड जरा, इंटरनेट का कुछ इशू है यार, इंटरनेट का कुछ इशू है शायद, किसी और, जस्ट अ सेकंड, फिर अटक गया है कुछ, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ जी, देखो अब देखो जरा, हाँ जी सर, 34 कहाँ से आया? 34 क्या आया भाई? 34 कौन निकाला है अभी? हाँ जी, मैं माइनस कर रहा हूँ, जरा 2 मिनट रुकेंगे। हाँ, अब शायद काम करेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6.20, 6.20 प्लस 16 लाख का आपका क्या आ जाएगा टोटल? ये पता नहीं, पेन फिर नाटक करने लगा। हाँ जी, प्लस माइनस करके कितना? तो 34.60 का आपका क्या आ रहा है? से इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है। तो वही चीज अपन बोल रहे हैं यहाँ पर, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितने का हो जाएगा मेरा? से 34 लाख का, ये जो इसने कैलकुलेट कर कर बताया है, यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपको इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है। तो ये मैनेजमेंट को समझाना होगा हमको कि 34.2 लाख का इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, 34% कंट्रीब्यूशन कहाँ से आया सर? जो ओवरऑल बोल रहा है ड्रॉप्स टू 34%, ये नीचे निकाला होगा कहीं, ध्यान दे, ऑडिट ही कर देते हैं। $310, 34% एवरेज निकाला होगा, एक बार एवरेज कैलकुलेट कर कर देखो तो 121 प्लस 71 192, 192 और 310 प्लस 260 570, 192 डिवाइडेड बाय 570। हाँ जी, ये 34% ऐसे निकाला उसने, क्या नाम, प्रदीप, देख उसने ऐसे निकाला कि ये जो सेल है 310 और 260, 260 नया सेल, मतलब दोनों का एवरेज लिया उसने, 310 प्लस 260, तेरा टोटल सेल हो जाएगा 570 का। सेल कितना हो जाएगा? 570 का सेल होगा, 570 का सेल होगा। एंड एट द सेम टाइम आपका यहाँ पर क्या होगा? 121 प्लस 71 मतलब 192, 192 का तेरा कंट्रीब्यूशन है। तो 192 डिवाइडेड बाय 570 करेगा तो 33.68%, मतलब वो बोलना चाह रहा है 34%, मतलब वो बोलना चाह रहा है 34%। प्रदीप समझ गया क्या? ओके, चलो उसको समझ आ गया प्रदीप को। पेन काम करनी बंद हो गई है, पता नहीं 5:30 बजते हैं या टाइम, यहाँ सिस्टम को कुछ ना कुछ इशू है।
एनीवे ये चीज सबको समझ आ गई है मेरे हिसाब से, सब लोगों को समझ गई है। 121, 71, 72, ओके ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या बोल रहा है, थर्ड पार्ट देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट पढ़ लेते हैं। एक केस सिनेरियो और बचा है यार इसका, बहुत लंबी केस स्टडी हो गई है। हाँ ग्रहण है, बराबर है, ग्रहण है भाई, ये टाइम पे पता नहीं ग्रहण है, जो भी है। रिकमेंड अ स्ट्रैटेजी इन कंसल्टेशन विद सेल्स मैनेजर टू मेक अप फॉर द फिक्स्ड ओवरहेड एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू रिडक्शन इन प्राइस फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर इन लाइन टू इन सब्सिक्वेंट ईयर। अगले साल के लिए क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, तो बोल रहा है सेल्स ऑफिसर के साथ स्ट्रैटेजी बनाओ कि अगले साल क्या कर सकते हैं। इस साल तो ठीक है कि आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ गया और बाकी चीजें प्राइसेस एंड ऑल। मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूं कि जो थर्ड पार्ट है, ध्यान देंगे सभी लोग, ध्यान दो, जो मेरे को लॉस है वो मैं लाइन 1 का सेल बढ़ा सकता हूँ। क्या ये स्ट्रैटेजी ठीक लग रही है क्या आपको, कि अगर मेरे को इस साल को तो ठीक है, नेक्स्ट साल मेरा क्या होगा, देखो मेरा नुकसान क्या क्या है, सब लोग ध्यान दो। प्रॉफिट का नुकसान है, प्रॉफिट का लॉस है। प्रॉफिट कितना लॉस है बॉस, तो प्रॉफिट का लॉस है मुझे सर ये आ सकती है एग्जाम में, बहुत लंबी है, हाँ आ सकती है। हाँ ध्यान दो ध्यान दो, अभी 50,000 का लाइन 1 में अपने पास स्कोप है, लाइन 1 में स्कोप है। तो प्रॉफिट देखो अभी, लॉस जो लॉस हो रहा है मेरा, 5 रुपए इंटू 80,000, बरोबर है क्या, 5 रुपए इंटू 80,000 का लॉस हो रहा है, मतलब प्रॉफिट का लॉस है 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपए का नुकसान है, 4 लाख का लॉस है, 4 लाख का लॉस है, ठीक बात है, 4 लाख का लॉस है। एक चीज करेक्ट बात है, 4 लाख रुपीज का वो लॉस है। कैसे कैलकुलेट किया, 5 इंटू 80,000। दूसरी चीज मेरे को क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, क्या एक्स्ट्रा लग रहा है, वो 6.20 लाख, 6.20 लाख ओवरहेड लगेंगे। क्या लगेंगे, ओवरहेड लगेंगे। तो मेरा टोटल नुकसान है 10.2 लाख का, बरोबर है क्या। अच्छा डेप्रीसिएशन लगेगा क्या अगले साल, डेप्रीसिएशन लगेगा क्या, डेप्रीसिएशन लगेगा क्या अगले साल। मैं जब सेकंड शिफ्ट में काम ही नहीं करूंगा तो मेरे को जो डेप्रीसिएशन, इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन है 16 लाख, वो क्यों होगा भाई। मैं सेकंड शिफ्ट में काम करूंगा तो बात बराबर है कि आपका क्या लग जाएगा, ओवरहेड्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे, ये बात बराबर है। बट ओवरहेड ये कमिटेड है, ये बढ़ जाएंगे, लेकिन मशीन यूज आ ही नहीं रही है तो क्यों होगा। करेक्ट करेक्ट प्रदीप, सेकंड शिफ्ट में हमारा डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। तो थर्ड पार्ट का आंसर हमको ये बोलना है कि ये वाली चीज अपने को 10.2 लाख रिकवर करने। 10.2 लाख कहां से रिकवर करोगे, तो रिकवर कर सकते हैं लाइन 1 से। कहां से रिकवर कर सकते हो, लाइन 1 से रिकवर कर सकते। अच्छा लाइन 1 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, देखो प्रॉब्लम में दिया हुआ है, बताना मुझे जरा, लाइन 1 का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है बताना जरा। 72, चलो डिवाइड कर दो इसको 72 से, डिवाइड कर दो इसको 72 से, क्या ये मेरे को से, तो कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे, 10,20,000 डिवाइडेड बाय 72, तो मेरे को 14,167 यूनिट एक्स्ट्रा बेचने पड़ेंगे। करेक्ट मानसी, 14,167 यूनिट मैं एक्स्ट्रा बेचूंगा। तो अगर मैं अल्टरनेटिव स्ट्रैटेजी बोले तो आपने ये लिखना चाहिए कि अगर हम लाइन 1 का, लाइन 1 का प्रोडक्शन, लाइन 1 का प्रोडक्शन अगर मैं क्या कर दूंगा, इंक्रीज कर दूंगा, लाइन 1 का प्रोडक्शन मैं अगर क्या कर देता हूं, इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरा क्या चीज बढ़ जाएगा। ऐसे केस में क्या हो जाएगा, लाइन 1 का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देंगे 14,000 से, तो शायद अपन क्या कर पाएंगे, इंक्रीमेंटल अर्निंग हो जाएगी हमारी। बात समझ में आई क्या, ये कंसेप्ट समझ में आ गया क्या सभी लोगों को, यस और नो। Have you all got this concept? Have you all got this concept? Have you all got this concept? Yes sir, yes sir, yes sir.
अब शायद ठीक से लिखने लग गया। एक बार बंद करके चालू करो ना तो सब चालू काम कर लेता है, सारी चीजें बराबर काम करने लगती। तो 14,157 14,157 इतना अपना क्या कायका से इंक्रीमेंटल। सर इसमें वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दे तो यूनिट सेम आएगी ना? हाँ यूनिट सेम ही आएगी, बराबर है। वेरिएबल कॉस्ट ऐड करके सेलिंग प्राइस से भी डिवाइड कर दे तो ये आ गया। मेरा कौन सा पार्ट हो गया? कौन सा पार्ट हो गया? थर्ड पार्ट का आंसर मैंने बता दिया कि मेरे को 14,157 एडिशनल यूनिट to be sold, additional unit to be sold to earn say same profit, जितना पहले प्रॉफिट कमा रहे थे उतना प्रॉफिट कमाने के लिए हमको इतना एडिशनल यूनिट लाइन 1 के सेल करना चाहिए। एडिशनल यूनिट टू बी सोल्ड ऑफ लाइन 1 बराबर, एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है? देखो तो नेक्स्ट पार्ट क्या बोला हुआ है। फोर्थ पार्ट एक और चीज पूछी, बहुत लंबा पूछा है भाई, बट ठीक है। फोर्थ पार्ट और एक चीज पूछा हुआ है, देखो। हाँ, ऑल्सो अराइव एट अ प्राइस टू द न्यू कस्टमर एट बिलो विच इट डज नॉट मेक फाइनेंशियल सेंस टू कोट एन, मतलब मिनिमम प्राइस पूछ रहा है कि मिनिमम प्राइस कितनी कोट करनी चाहिए। 260 तो अपन ने 15% का प्रॉफिट रख के कोट की थी। मिनिमम प्राइस का फंडा अपन ने ट्रांसफर प्राइसिंग में पढ़ा है कि मिनिमम प्राइस जब भी कैलकुलेट करनी रहती है, मिनिमम प्राइस कैसे निकालते हैं। तो मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा बोलूं, मिनिमम प्राइस इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, बराबर है क्या? मिनिमम प्राइस क्या ऐसे ही निकालनी चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस, यस और नो? कंट्रीब्यूशन लॉस प्लस कुछ इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होगी, तो फिक्स कॉस्ट इंक्रीमेंटल अर्न करनी। देखो वेरिएबल कॉस्ट आपको 189 रुपीज रिकवर करनी, तो 189 तो ठीक ही है। आपका कंट्रीब्यूशन क्या क्या लॉस हो रहा है? देखो अपने को लग रहा है 6.2 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, 6.2 लाख एक्स्ट्रा लग रहा है, प्लस क्या लग रहा है, 16 लाख लग रहा है, 16 लाख डेप्रीसिएशन लग रहा है, तो वो भी देना चाहिए उसने, मिनिमम प्राइस वो भी देना चाहिए। प्लस मेरा 4 लाख रुपए का लॉस हो रहा है गाय में, वो प्राइस कम करने के वजह से। तो ये तीनों चीज 80,000 यूनिट से रिकवर करने हैं मुझे। कैलकुलेट करो जरा, 189 रुपीज प्लस 6,20,000 प्लस 16 लाख प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाय 80,000, 32.75 करेक्ट मानसी। तो मेरी मिनिमम प्राइस होनी चाहिए 221.75। देख लो मिनिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, 221.7, 189 प्लस 32.75, 221.75। ये कंसेप्ट समझ गए? ये तो एकदम छिलटू बात थी, फोर्थ बात एकदम ही छिलटू था कि भाई मेरे को मेरी वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करनी है, मेरे को एडिशनल फिक्स कॉस्ट जो लग रही है वो रिकवर करनी है, और मुझे लॉस रिकवर करना है। तो वेरिएबल कॉस्ट 189 रुपीज ये पर यूनिट था, ये पर यूनिट था, इसलिए कंट्रीब्यूशन लॉस और फिक्स कॉस्ट को भी पर यूनिट कन्वर्ट किया। तो कंट्रीब्यूशन मेरा क्या क्या लॉस हो रहा है, 4 लाख रुपए का प्रॉफिट का लॉस हो रहा है, 6.2 का ओवरहेड कॉस्ट आ रहा है, 16 लाख का डेप्रिसिएशन आ रहा है, 80,000 यूनिट पे आएगा 32.75, जैसा ट्रांसफर प्राइसिंग में करते थे एग्जैक्टली वैसा ही है। ये समझ गया क्या सभी लोगों को? ये पॉइंट समझ गया क्या? यस सर, 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 ठीक है, ये पॉइंट समझ गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट, केस सिनेरियो 2 बचा ही है अभी, सिनेरियो 1 हुआ है, सिनेरियो 2 बचा ही है। बहुत ही लंबा है ये वाला क्वेश्चन, बट ठीक है करना पड़ेगा, कैलकुलेशन अगर है तो लंबा, 1 घंटा लग गया हमको इस क्वेश्चन में करीब करीब। केस सिनेरियो 2, हाँ जी, इन अ डिफरेंट सिनेरियो वेयर वॉल्यूम फॉर 2019-20, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ना, तो ये बिना किए, अगर ये क्वेश्चन बिना किए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। इस अगर मैं स्किल बेस्ड असेसमेंट में बोलूं
तो ये पहला क्वेश्चन आया है जहां पर थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, कैलकुलेशंस करने पड़ रहे हैं एंड सो ऑन। तो भाई इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसको लास्ट डे जरूर देखकर जाना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, लास्ट डे जरूर देखकर जाना, ठीक है। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, सिनेरियो 2, इन अ डिफरेंट सिनेरियो, आप ये पूरा भूल जाओ, ये नया कस्टमर आया वाया गया ये सब भूल जाओ। अब बोल रहा है एकदम इन अ डिफरेंट सिनेरियो वेयर वॉल्यूम फॉर द 2019-20 आर अज्यूम टू बी एग्जैक्टली सेम, वॉल्यूम सेम ही रहेगा, जो अभी 18-19 में जितना बेच रहे हो, मतलब 6 लाख बेच रहे हो और इधर 80,000 बेच रहे हो, तो वॉल्यूम सेम रहेगा ऐसा मान के चलना बोल रहा है। बट द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीजेस, प्राइस 12 रुपए काय की बढ़ गई, रॉ मटेरियल की बढ़ गई फॉर बोथ द प्रोडक्ट, इन लाइन 1 भी बढ़ गया और लाइन 2 में भी बढ़ गया। अब प्राइस इंक्रीज बाय 12 per kg for each of the product will result in drop in contribution percentage। वो बोल रहा है कि अगर मैं ये 12 रुपए क्या बढ़ गया से रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, तो मैं सेलिंग प्राइस भी 12 रुपए से बढ़ा दूंगा, सेलिंग प्राइस भी क्या कर दूंगा 12 रुपए से बढ़ा दूंगा, दोनों प्रोडक्ट की 12 रुपए। लेकिन मेरा जो कंपनी का वो एंगल है ना, 40% अपने को कंट्रीब्यूशन चाहिए, वो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज अपना क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। हाँ गिर जाएगा, बराबर है, गिर जाएगा 40% फॉर बोथ द प्रोडक्ट। कैलकुलेशन इंडिकेट दैट द कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैन बी 40% इफ प्राइस इज इंक्रीज बाय 20 रुपीज। उसने कैलकुलेट करके देखा है, अगर सेलिंग प्राइस वो 20 रुपए से बढ़ाता है, 20 रुपीज से बढ़ाता है, तो फिर उनको क्या आता है, कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 40% आता है। तो फिर कंट्रीब्यूशन कितना आता है, 40%। उसने कैलकुलेट किया है। यू आर रिक्वेस्ट टू इंडिकेट विच प्राइस इंक्रीज 12 पर केजी और 20 पर केजी हैज टू बी ऑब्टेन फ्रॉम कस्टमर एंड व्हाई। मेरा बोलना है कस्टमर 20 रुपए देगा ही नहीं। व्हाट आई एम सेइंग इज कस्टमर 20 रुपए देगा ही नहीं। अगर रॉ मटेरियल की प्राइस 12 रुपए बढ़ी है तो कस्टमर बोलेगा भाई 12 रुपए मुझसे ले ले, क्योंकि आपका जो कंपटीटर है वो भी क्या कर रहा होगा, उसका तो कोई ऐसा नॉर्म नहीं होगा कि हमको 40% कंट्रीब्यूशन चाहिए ही चाहिए। तो कंपटीटर क्या करेगा, आपका कंपटीटर आपकी कंपटीशन हटाने के लिए सिंपल सा चीज है कि कंपटीटर बोलेगा कि भाई एक काम करो, शर्मा जी क्या करते हैं 20 रुपए प्राइस बढ़ाए ना, मैं 12 ही रुपए बढ़ाता हूँ, जितना प्रॉफिट मेरे को पहले हो रहा था उतना ही प्रॉफिट अभी भी हो रहा है। तो भाई शर्मा जी ने 20 रुपए बढ़ाए होंगे, मैं तो कितना इंक्रीज करूंगा, सिर्फ 12 रुपीज इंक्रीज करूंगा। अगर मैं 12 रुपीज इंक्रीज कर दूंगा तो आपके कस्टमर उसकी तरफ चले जाएंगे। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, बरोबर सर। सर एक्स जैसा करना पड़ेगा ना, नहीं एक्स जैसा करने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर एक्स जैसा करने की जरूरत ही नहीं है भाई। वो एक्स से तो वो एक्स जैसा मानसी उसने खुद ही निकाल के दिया है, एक्स जैसा उसने खुद ही निकाला है मानसी, कि उसने एक्स से सॉल्व किया तो उसकी सेलिंग प्राइस 20 आई, उसकी सेलिंग प्राइस 20 रुपीज आई। उसने खुद ही एक्स से सॉल्व करके बता रहा है कि 40% का अगर मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए तो मुझे सेलिंग प्राइस 20 रुपीज रखनी होगी, बट 20 रुपीज मार्केट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके सर, कैलकुलेशन पार्ट नहीं पूछा है, एक्सप्लेन करने को बोला है, करेक्ट बात है। तो एक्सप्लेनेशन में अपने को यही बोलना पड़ेगा। सिनेरियो 2 में एक्सप्लेनेशन शायद उसने भी यही बोला होगा, देख लो उसने भी यही बोला होगा, पढ़ लो। द रॉ मटेरियल प्राइस 12 पर केजी, नो कस्टमर विल पे मोर देन 12, कोई कस्टमर 12 रुपए से ज्यादा नहीं पड़े, will have to, तो as the XC Limited has to justify, उसी प्रोडक्ट के 20 रुपए क्यों बढ़ गए जब रॉ मटेरियल 12 ही रुपए बढ़ा है। तो सिंपल बात है ना, प्रॉफिट तो पहले भी कमा रहे थे आप। नाउ दो देयर इज अ फॉल इन कंट्रीब्यूशन परसेंटेज टू, देयर इज नो लॉस टू द कंपनी, कंपनी को कोई लॉस नहीं है। मतलब पहले भी कंपनी पर ये जबरदस्ती का नीचे का कैलकुलेशन करके बताया है, रॉ मटेरियल 12 से बढ़ाओगे, सेलिंग प्राइस 12 से बढ़ाओगे तो जो पहले प्रॉफिट था वही प्रॉफिट आएगा ना भाई, जो पहले प्रॉफिट का परसेंटेज था उतना ही आएगा। तो वो यही बता रहा है, देख लो यहाँ पर कि भाई अभी भी हमको 15% ही प्रॉफिट है, ऐसा बोलना चाह रहा है वो। क्या बोलना चाह रहा है, अभी भी हमको प्रॉफिट नहीं सर, इसका नहीं है ये। अच्छा क्या है, हाँ जी, अच्छा ये वाला कैलकुलेशन तो ये वर्किंग तो वो 260 वाली वर्किंग है शायद, ये वर्किंग इसकी है ही नहीं, ठीक है। तो वो 260 रुपए वाली वर्किंग जो मैंने पहले शुरुआत में कराई थी
वो वाली वर्किंग है, ये इसका कैलकुलेशन नहीं है शायद। हाँ, तो अपने को इतना ही बोलना है कि भाई 12 रुपए से ज्यादा कोई कस्टमर क्या नहीं करेगा, पे नहीं करेगा। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, आई होप। हाँ, पिछले वालों का है वो बराबर है, वो नीचे वाला जो दिया हुआ है वर्किंग, वो जो एकदम शुरुआत में अपन ने 15% किया था ना, उसकी वर्किंग दी हुई है वो। हाँ सर, ये कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो आज अपन यहाँ रुक जाते। बहुत मेरा दिमाग खराब हो गया, काफी चीज कैलकुलेट की है, अपन यहीं रुक जाते हैं। मस्त है सर, बराबर है, करेक्ट है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, 7, 8, 9। 3 पढ़कर आना, इसमें प्रॉब्लम होगा तो बताना, नहीं तो अपन आगे का करेंगे। नेक्स्ट वाला भी अच्छा है, हाँ मेरे को पता है नेक्स्ट वाला भी अच्छा है, ट्राई करना। नहीं बना तो मैं कल के लिए अपन करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है, 7, 8 और 9, ये 3 क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, होमवर्क करते हैं। डन सर, डन सर। कितने क्वेश्चन होमवर्क करेंगे, 3 क्वेश्चन होमवर्क करेंगे, और आज अपन यहीं रुक जाएंगे, इसी पॉइंट पर क्या कर लेंगे, रुक जाएंगे। ठीक, ओके। तो 7, 8, 9 होमवर्क करो, और कल देखते हैं आगे के प्रॉब्लम्स जितने भी हैं। बट ये वाला क्वेश्चन मार्क करके रखना, 6th वाला क्वेश्चन मार्क करके रखना, लास्ट डे जरूर देखने के जाना है, लास्ट डे ये वाला प्रॉब्लम जरूर देख करके जाना है आप लोगों को। ओके, तो अपन आज यहाँ रुक जाते हैं, आगे चलते हैं। अनअकैडमी इज अ लाइव प्लेटफॉर्म जहाँ टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आर टीचिंग वेरियस सब्जेक्ट, आप जानते ही हैं। लास्ट मंथ हमने अभी ड्रीम टीम बैच अनाउंस किया था, तो ये ड्रीम टीम बैच में भाई दीज आर द टॉप एजुकेटर्स ऑफ ग्रुप 1 हु आर टीचिंग, and these are the top educators of a group 2 who are teaching, in which I am CA Manoj Sharma and I am teaching SCMP as well as AMA. तो please become part of this particular batch। और इस बैच का अगर हिस्सा बनना चाहते हो तो इसमें एक ऑफर मिल रहा है आपको कि भाई 7 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है, अगर 6 महीने का लेते हो 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, एंड 12 मंथ्स में भी आपको 14 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जा रहा है। तो यू आर गेटिंग 2 मंथ्स एक्स्ट्रा। तो यहाँ 1 महीना एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ 2 महीने एक्स्ट्रा मिल जा रहे हैं। तो प्लीज 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 बिकम पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, and please like, share and subscribe our channel. Please hit the bell icon and let's crack your exam in the very first attempt from now on, that is starting from July 5th। और भैया जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लोगे, सीए मनोज ये वाला प्रोमो कोड जरूर यूज करना, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर अनअकैडमी सीए फाइनल चैनल। बाय एवरीवन, बाय, मिलते हैं कल।